गुड मॉर्निंग सभी को। एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या मेरी वॉइस और वीडियो क्वालिटी क्लियर है? आप सभी को विशेष ये आग्रह रहता है कि 8 बजे उठ करके क्लास लिया करो। जो लोग उठ जाते हैं उनको थैंक यू, और जो अभी नहीं उठ पा रहे हैं वो कोशिश करें कि सुबह उठ जाएं वो, क्योंकि सुबह जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम टाइम में हम ज्यादा पढ़ाई कर पाते हैं। कोशिश किया करें। सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू। ठीक है, आज की क्लास हम जो छठी यूनिट को पढ़ रहे हैं उसी क्रम में एक अगली क्लास है, 9th लेक्चर है, जिसमें हम सतत विकास लक्ष्यों को पढ़ने जा रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य पुराना ही टॉपिक है, मतलब पुराना टॉपिक है, लेकिन इसका जो 4th संस्करण है, हमने पिछली एग्जाम की जब तैयारी करी थी तो हमने 3rd संस्करण पढ़ा था। और अब जब हम एग्जाम दे चुके हैं, क्योंकि हमारा जून में एग्जाम हो गया था, 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग ने एक नया इंडेक्स जारी कर दिया एसडीजे का। इससे ये पूरी तरह अपडेट हो गया, तो हमें जो 4th संस्करण है एसडीजे इंडेक्स का वो पढ़ना है। माने इसके इस टॉपिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि सतत विकास क्या होता है, 17 लक्ष्य कौन से हैं, कब से कब तक हैं, ये सब बेसिक बातें तो वही रहेंगी, लेकिन जो अंदर का कंटेंट है जिसमें रैंकिंग और ये सब कुछ पढ़ा जाता है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने आप को अपडेट कर लें इस टॉपिक में। पूरी तरह अपडेटेड टॉपिक रहेगा, आंकड़े पूरी तरह चेंज हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद कर लेते हैं। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल टॉपिक पर आते हैं। हमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन जरूर आएगा, यहाँ से हम ऐसा मानकर चलते हैं, क्योंकि अभी तक उसने पूछा भी है। नहीं, ये उसके पहला जो उसने एक बार एग्जाम लिया उसका रिकॉर्ड भी है कि भैया एक क्वेश्चन में यहाँ से जरूर देता है। हमें ये टॉपिक ऐसे घोट लेना है, भले हम एक दिन की 1 घंटे की बजाय 2 घंटा लगा दें या आधे की जगह 1 लगा दें, लेकिन हमें ये पूरी तरह पहली बार आज जब आप पढ़ो इसे तो याद करने के उद्देश्य से पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना कि सर पढ़ा रहे हैं हमने इसको देख लेना है, फिर मैं रात को जब ये फलाना काम करने बैठूंगा तो मैं इसको कर लूंगा। नहीं, ये वाला सीन क्रिएट नहीं करना है आप, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से पिछली परीक्षा में तो एक प्रश्न सीधा रख दिया गया था, तो अब जब सीधा एग्जाम में प्रश्न है तो फिर हम क्यों लेट लतीफी करें, और ये किसी भी टॉपिक में नहीं करनी है हमको। दूसरा पॉइंट कि अब हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगने लगा हो कि सर टाइम कम बचा है, फलाना ढिमाका, ये वो आपके दिमाग में 1760 वैरायटी की बातें चल रही होंगी। तो मैं आपको अपना शेड्यूल बता दूं कि 15 दिसंबर तक हमारा 6th यूनिट खत्म कर चुके होंगे। विथ करंट अफेयर्स का जो जितना भी डाटा है वो सारा मैं आपको दे चुका हूँ, या मैं सीधे कहूं कि मैं 15 तारीख तक इस यूनिट को पूरी पढ़ा दूंगा आपको, एक एक टॉपिक एक एक वर्ड आपको समझा दूंगा, ना कुछ स्किप करेंगे ना कुछ इधर उधर की बात करेंगे, पूरा आप तक डिलीवर करेंगे उसी व्यवस्थित रूप में जिस रूप में हम करते हैं कंटेंट को। 15 दिसंबर के बाद जब 16 दिसंबर होगा तो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के जो 16 डेज होंगे उसमें हम 10th यूनिट को लगभग कवर कर चुके होंगे। मतलब अगर आप लोग अपना टाइम टेबल या पाई चार्ट या चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकते हैं। जिन लोगों का क्रम इधर उधर है वो जैसा बनाया हुआ है वैसा ही रखें। मैंने पहले ही बोल दिया है, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं या कब तक कर लेंगे, कितना कर लेंगे, तो फिर उसमें लेट लतीफी के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि कल मेरी क्लास होगी और मैं ये ना कहूं कि कितनी बजे होगी, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो काम मेरे सामने आएगा मैं उसे पहले करने की कोशिश करूंगा, फिर इसे टालूंगा कि थोड़ी देर बात कर लूं, थोड़ी देर बात कर लूं, और ऐसे करते करते ये रात तक भी नहीं हो पाता है, और हो सकता है कि ये काम हो ही ना पाए। ऐसी स्थितियां बहुत कॉमन है, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, हमें 1760 वैरायटी की समस्या और 1760 वैरायटी के काम और 1760 वैरायटी के प्रेशर्स होते हैं। इन सब में हमारी प्राथमिकता उस काम को देना जो हमें करना है, जो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है।
उसको सामने रखने के लिए एक टाइम टेबल, शेड्यूल, एक व्यवस्थित व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अब यहाँ कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर 8 घंटे सोते हैं। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये जो सिद्धांतवादी बातें होती है ना कि 8 घंटे सोना है, तो मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैं पिछले बहुत दिनों से 8 घंटे नहीं सोया हूँ। सैटरडे संडे में मैं ज्यादा सोता हूँ, नो डाउट मैं ज्यादा सोता हूँ, लेकिन जनरल आम जो डेज हैं उनमें मैं 5 घंटे में अपना काम कर लेता हूँ, 5 ही घंटे सोता हूँ, नहीं सोना मुझे इससे ज्यादा। कोशिश, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप रात को 1 बजे या 12 बजे मुझे एक बार मैसेज करके देख लेना, आपको रिप्लाई मिलेगा। 12 बजे तो मिलेगा ही मिलेगा, और सुबह 6 बजे मैसेज करके देख लेना, रिप्लाई मिलेगा। इन सब बातों को बताने का तात्पर्य नहीं कि मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये मोटिवेशन देना चाहता हूँ इस बात से कि भाई मैं कर सकता हूँ तो आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि मेरे से कम ही समस्याएं होंगी, क्योंकि मुझे तो आप सबसे ज्यादा काम करना है। ये जो एग्जाम है ना, ये आपकी एग्जाम नहीं, ये मेरी एग्जाम है असली में। मैं मतलब आप में से तो आप व्यक्ति एक इंडिविजुअल एग्जाम दे रहा है, मेरे लिए तो मैं 100 एग्जाम्स दे रहा हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा टास्क है। आप सब लोग इस बात को समझें और कोशिश करें कि याद करने पर फोकस करें, टाइम शेड्यूल जरूर बनाएं, याद जरूर करें, याद करने की कॉपी आपकी हो, उसका फ्रंट पेज सब लोग 10-10, 20-20 करके मुझे भेजते जाएं भैया, ताकि हम उसमें कुछ एड ऑन करना हो, कम ज्यादा कराना हो तो वो करा सके। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। सतत विकास लक्ष्य हम पढ़ने वाले हैं। सतत विकास माने सस्टेनेबल गोल। सस्टेनेबल गोल क्या होता है हमको पता है कि आने वाली जो पीढ़ी है या भविष्य की जरूरतों के हिसाब से जब हम आज की स्थिति, आज की चीजों को निर्धारित कर देते हैं तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल गोल। भविष्य की जरूरतों के अनुसार आज के लक्ष्य निर्धारित करने को सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। बहुत शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। अब हम बेसिक बातें तो पहले वही पढ़ लेते हैं जो सतत विकास लक्ष्य के लिए जरूरी है, फिर एडवांस जो नया जुड़ा है कंटेंट उस पर आएंगे। चलिए, सतत विकास लक्ष्य शब्द की शुरुआत कहां से होती है? तो यहाँ 2 लोग अपने को याद रखने हैं, बारबरा वार्ड, लेडी जैक्सन। ये जो पिछले साल हमने पढ़ाया था वो सेम रहेगा, नोट्स अगर आपके पास है तो यूज कर सकते, लेकिन डाटा पूरा अपडेट है। शब्द का प्रयोग 1970 के दशक में बारबरा लेडी जैक्सन द्वारा किया गया था, और ये कौन थे? ये अंतरराष्ट्रीय जो संस्थान था, यूएनओ का एक संबद्ध संस्थान जो पर्यावरण संबंधित कार्य करता था, उसके अध्यक्ष थी। सतत विकास के जनक किसे कहा जाता है? तो जनक किसे कहा जाता है? बर्टलैंड को। याद रखना, बर्टलैंड रिपोर्ट से ही कार्यक्रम शुरू हुआ था। और भारत में सतत विकास का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सतत विकास का जनक कहा जाता है स्वामीनाथन को। 3 पॉइंट क्लियर हुए। शब्द किसने दिया, जनक कौन है, और भारत में जनक कौन है? भारत में स्वामीनाथन, विश्व में बर्टलैंड, और तीसरा भारत नाम शब्द किसने दिया? शब्द दिया लेडी जैक्सन ने। याद रख लेना, 3 बहुत बेसिक सी बातें आपको याद हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य के 3 स्तंभ हैं। ये एग्जाम में सीधे प्रश्न बनते हैं ना, 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, कि हमें किन किन चीजों को भविष्य की तरफ देख करके काम करना है। तो अर्थव्यवस्था, पैसा, समाज और पर्यावरण, 3 चीजें हैं, पैसा, समाज और पर्यावरण। अगर ये याद नहीं होता है तो इस चीज में कोड मतलब यहाँ अगर कोड करना पड़ रहा है तो हम समझे कि अपना जीवन व्यर्थ है, यहाँ कोड वर्ड मत करना। अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण, ये 3 ऐसी तत्व हैं या 3 ऐसी चीजें हैं जिनको आधार स्तंभ माना जाता है। सतत विकास के उदाहरण 1987 में बर्टलैंड आयोग द्वारा हमारा साझा भविष्य इस नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। हमारा साझा भविष्य, कभी कभी ये रिपोर्ट का नाम पूछता है, कभी कभी उस आयोग का नाम पूछता है, कभी कभी उस साल को पूछता है, किसने जारी की, तो यूनाइटेड नेशन ने जारी की थी, ये भी याद रखना। सतत विकास के उदाहरण 1987 में बर्टलैंड आयोग द्वारा जो हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग, ये उस संस्था का नाम था जो यूनाइटेड नेशन की एक संबद्ध इकाई थी, उसके द्वारा जारी की गई थी, याद रखना। और आगे बढ़ते हैं। सतत विकास की परिभाषा क्या होती है? बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना। माने ऐसा नहीं हो कि हमने सारा कोयला, सारा पेट्रोल आज ही यूज कर लेना है, इतना इकोनॉमिकल डेवलप भी नहीं कर लो कि सारा खत्म ही कर दो। आने वाली या भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना आज की प्लानिंग करना, आज की जरूरतें पूरी करना, आज का डेवलपमेंट करना विकास, सतत विकास है। अब देखो यहाँ 2 शब्द हैं, सतत और विकास। तो विकास शब्द का मतलब तो क्या होता है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट माने क्या होता है? माने आगे बढ़ना।
हमेशा आगे की ओर बढ़ना विकास कहलाता है। सतत क्या है? लगातार, लगातार, लगातार आगे आदमी कब बढ़ सकता है? जब वो कल की चीजों को आज ध्यान रख करके ही काम करे। तो भविष्य की आवश्यकताओं, ये शब्द को डिकोड कर रहा हूं, कुछ है नहीं इसमें ना। भविष्य की आवश्यकताओं को या भविष्य में जो हमारे सामने आएगा उससे समझौता किए बिना, उसको ऐसा नहीं कि खत्म कर दो, हाँ वो जो होगा वो देखेंगे, ये वाला भाव ना हो। भविष्य की आवश्यकता या आगे वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना या डेवलपमेंट करना सतत विकास कहलाता है। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए जिनको हम SDG गोल्स कहते हैं। भाई यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन पूरे भारत में सबके लिए एक साथ काम करने वाला भारतीय संस्थान है जो सबके लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया, जिनको हमने सतत विकास लक्ष्य कह दिया। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 से 2030 तक के लिए वैश्विक लक्ष्य या विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए कि भैया हमें किस दिशा में काम करना है, किस दिशा में चलना है, उसके लिए जो वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए जो कि टोटल 17 है। तो यहाँ 3 शब्द याद रखना, 17 गोल्स है, इससे एक कम कर दो तो 16 हो जाएंगे, है ना? तो इसमें 9 भी लगा दो। 169 जो है, देखो 3 शब्द याद रखने हैं। 3 शब्द कौन कौन से हैं? 17 लक्ष्य है, 169 उप लक्ष्य है और 232 लिख दो तो ये 232 होगा। ये संकेतक है। क्या है? संकेतक। अब एक शब्द और है इंडिकेटर्स, वो कितने हैं वो भी आपको बताना है। संकेतक माने ये उप संकेतक है, आपको टोटल संकेतक बताने हैं कि कितने। वो 19 से शुरू होता है, 1000 में है, 19 से शुरू होता है, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो 3 बातें मैंने आपको बताई कि भैया यूनाइटेड नेशन ने पूरे विश्व के लिए कि अब विश्व किस दिशा में जिएगा, विश्व किस दिशा में काम करेगा, इसके लिए टोटल 17 लक्ष्य निर्धारित किए। उन 17 लक्ष्यों में 169 गोल्स निर्धारित किए। तो 17 से एक कम कर दो 16 तो फिर याद आ जाएगा। 232 संकेतक या उप संकेतक बनाए। अब इंडिकेटर्स कितने हैं वो आप मुझे बताएंगे, या ये शब्द आपके लिए क्वेश्चन के रूप में रहेगा। कब से कब तक के लिए निर्धारित किए गए? तो 2015 से 2030 तक के लिए निर्धारित किए गए कि 30 तक हमें ये लक्ष्य प्राप्त कर लेने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। वो 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं आपके सामने हैं। यहाँ आपको पहले नंबर पे दिख रहा होगा नो पॉवर्टी। तो अब ये हम रट ले, आज ही रट लो, क्योंकि एग्जामिनर का भरोसा नहीं, वो कहीं से भी प्रश्न बच सकता है। अवधारणा से प्रश्न पूछ सकता है। 17 लक्ष्यों में ये पूछ सकता है कि पहले में कौन सा है, दूसरे में कौन सा है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। पिछली बार भी याद करा थे, इस बार भी याद करा देता हूं। लेकिन ये 17 लक्ष्य अपने दिमाग में याद रख के रखना है कि भैया 17 क्या है। चलो 17 आप पूरी तरह रट लेते हैं। ये 17 लक्ष्य क्या है? सबसे पहला, एक गरीब, देखो अगर एक अकेला इंसान जिंदगी जी रहा है, अब वो करोड़ रुपए का मालिक है, अरबों रुपए का मालिक है, क्या गरीब है? वो दिल से अमीर होना चाहिए, तो वो गरीब ही है। एक अकेला हमेशा गरीब रहता है। अब सोचो कि जिसके ना कोई दोस्त हो, जिसने ना कोई रिश्तेदार हो, जिसकी ना कोई गर्लफ्रेंड, जिसके ना कोई मम्मी पापा, ना कोई उसका माता पिता, ना कोई बच्चा, अकेला है। अब ये करोड़ों हो अरबों हो इससे फर्क ही नहीं पड़ता है, तो गरीब है, क्योंकि इसके पास पैसे हैं, उनको एंजॉय करने के लिए, उन पैसों को खर्च करने के लिए इसके पास लोग ही नहीं है। तो एक क्या होता है? हमेशा गरीब होता है। तो एक गरीब, ये याद हो जाएगा पहला। एक गरीब दो भूखे, क्या बोलना है हमको? एक गरीब दो भूखे। देखो जब 2 लोग होते हैं तो वो हमेशा भूखे भूखे रहते हैं। मतलब कि कैसे भूखे भूखे कैसे रहते हैं? कि दोनों एक दूसरे के चक्कर में कि ये कुछ खा ले, मैं कुछ खा लूं, मैं कुछ खिला दूं, ये मतलब मैं खिलाऊंगा तो मैं, मतलब हम दोनों साथ में खाएंगे तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा भी यही सोच रहा है कि अगर साथ में खा लेंगे तो इसके पैसे भी मुझे देने पड़ेंगे। इस चक्कर में दोनों भूखे रह जाते हैं। तो ये बोल कर देख लो 2-3 बार, एक गरीब दो भूखा। क्या बोल रहे हैं? एक गरीब दो भूखा, 3 अच्छे। 3 क्या होते हैं? अच्छा कैसे लिखते हैं? ये अच्छा लिखते हैं। अच्छा में जो अ लिखा है या 3 जैसा बन रहा है, देखो अच्छा लिखने से पहले मुझे 3 बनाना पड़ेगा। 3 कैसे होते हैं? अच्छे। तो ऐसे बोल करके देखो, एक गरीब दो भूखा 3 अच्छे। अच्छे मतलब स्वस्थ, अच्छा मतलब स्वस्थ होता है, अच्छा माने
स्वस्थ। ये 3 लाइनें याद हो गई। अगर 3 याद हो गई तो चौथी फिर से याद करते हैं। एक गरीब 2 भूखा 3 अच्छे। बोलकर देखो, एक गरीब 2 भूखा 3 अच्छे। बोलो, ऐसे बोलोगे 2-3 बार। ठीक है, आप अपने घर में बैठ करके क्लासेस ले रहे हो, आप अपने कान में हेडफोन लगा करके, लेकिन ये बड़बड़ा, ये 2-3 बार बड़बड़ाना पड़ेगा। क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक आध कमेंट करते हुए बीच में कोई ना कोई, तो मुझे समझ में आए कि ये सुन रहे हैं। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हलचल नहीं भैया, अपन माइक के सामने बोले जा रहे हैं, आवाज आ नहीं रही है, आ रही है पता नहीं। चलो, गुड मॉर्निंग भाई। अरे कोई तो करो। चलो, हाँ रितुषा गुड मॉर्निंग, ऋचा गुड मॉर्निंग। चलो हाँ भैया ठीक है, समझ आ रहा है, ये बात याद हो रही है। 3 हमें पहले तो देखो, सबसे पहली स्टेप हम इनमें अपनी रैंकिंग याद करें, कौन सा प्रथम स्थान है हमारा, कौन सा स्थान है। ये याद करने से पहले ये याद करना जरूरी है कि हमें 17 लक्ष्य जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो 17 हम रट रहे हैं। उनमें पहला हमने रटा, एक गरीब 2 भूखा 3 अच्छे। ये बड़बड़ा जहां भी बैठे हुए उसको बार बार रेंडमली बोल लो 2-3 बार। एक गरीब 2 भूखा 3 अच्छे। ठीक है, आगे 4 पे आते हैं। आपने सुना होगा 4 किताबें क्या पढ़ ली, ये वर्ड हमारे यहाँ बोला जाता है। 4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने आप को होशियार समझने लगा। तो 4 क्या पढ़ा जाता है, किताबें पढ़ी जाती है। किताब पढ़ना माने शिक्षा लेना। तो 4 किताबें पढ़ ली तो उत्तम शिक्षा हो जाएगी। कैसी शिक्षा हो जाएगी, 4 किताबें पढ़ ली तो उत्तम शिक्षा हो जाएगी। याद रखना, 4 किताबें पढ़ ली तो उत्तम शिक्षा। ठीक है, तो 4 पे क्या आ जाएगा, शिक्षा। क्या ये 4 याद हुआ। अब 5 पे आते हैं। ये 5 उंगली दिख रही है आपको, पांचों कभी समान हो सकती है क्या, ये छोटी होती है हमेशा। ये सबके हाथ में रहता है, ऐसा नहीं मेरे हाथ में। ये अंगूठा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसा ऐसे होता है ना। 5 उंगली कभी समान नहीं होती, ये भी कहावत है। तो जब वो समान नहीं होती तो समान कैसे हो सकती है। तो समानता की बात होगी 5 में। तो जेंडर समानता की बात हो रही है 5 में। क्या 5 याद हो गए हैं? हाँ, 5 याद हो गए कि भाई एक गरीब 2 भूखा 3 अच्छे, 4 किताबें, 5 पे समानता। क्लियर है। भले ही से पूरा वर्ड टू वर्ड ना याद हो, ऐसे भले ही याद मत रखो। क्या याद मत रखो, अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, भूखा, कोई गरीब नहीं, ये भले ही याद मत रखो। आपको याद क्या रखना है कि पहले पे गरीबी है, दूसरे पे भूखापन है या हंगर है, तीसरे नंबर पे आते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हेल्थ की बात की जा रही है, चौथे पे आते हैं तो शिक्षा है, 5वें पे आते हैं तो समानता है। क्लियर है। अब 6 पे आते हैं। 6 पे क्या है, स्वच्छ जल और स्वच्छता। ठीक है, देखो कोई आपके सामने छी छी कर रहा है, क्या कर रहा है, छी छी कर रहा है, तो आप उससे थोड़ा सा दूर हो जाओगे ना। वैसे भी स्वच्छ जल नहीं पीते हो तो सर्दी हो जाती है। ये बताओ सर्दी कैसे होती है, साफ सुथरा अगर जल नहीं पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे। पहले सर्दी खांसी होती है, फिर डायरिया, हेजा, फलाना, टाइफाइड ये हो जाता है। तो स्वच्छ जल पीने से आदमी छींछी नहीं करता है। क्या नहीं करता है, और छींछी करना चाहिए। अगर कोई आपके सामने गंदा पानी पिए तो गंदा पानी पीने से छींछी छी हो जाती है, मतलब छींक 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 आती रहती है, तो सर्दी हो जाती है। तो 6 पे क्या है, स्वच्छता या स्वच्छ जल। केवल ये याद कर लो, छींक में से भी जल ही निकलता है गंदा वाला अपनी नाक से, तो ये से भी याद कर सकते हैं। चलो अब 7 पे आते हैं। देखो 7 जो है, अगर हमारे 7 में सस्ता है, स से 7 होता है, स से सस्ता होता है, स से जो स से ही सब कुछ है। यहाँ देखो स से 7, ये लिखा ना 7 से सस्ता। क्या सस्ता, सबसे सस्ती है ऊर्जा, क्योंकि हमारी ऊर्जा जो है ना वो सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। भाई हमारे पृथ्वी पर सूर्य की जो एनर्जी है वो इतनी आ गई है कि अगर हमने उसका उपयोग कर लिया तो फिर दुनिया में किसी प्रकार के ना पेट्रोल, ना डीजल, ना कोयला, ना न्यूक्लियर किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसको सबसे सस्ता मान करके वेस्ट करते हैं और करोड़ों सालों से वेस्ट कर रहे हैं। तो 7 पे क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 पे, सस्ता। तो हमने क्या करना है कि हम इन सब 17 लक्ष्यों को जब याद करें तो हमें उनमें से एक वर्ड निकालना है। जैसे एक गरीब, 2 भूखा, 3 अच्छे, 4 किताबें, 5 में समानता, 6 में हमने स्वच्छ या फिर जल निकालो, जैसा भी आपको उचित लगे। 7 पे सस्ता, 7 पे क्या है, सस्ता। सब 7 में सस्ता है। और वैसे भी जब हम किसी दुकान से एक सामान खरीदते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है।
अगर उसी का पूरा साथ साथ में सारा सामान खरीद लो कि भाई तू तो पूरा का पूरा ही पैक कर दे, पूरा बंडल ही मुझे दे दे, तो फिर वो सस्ता पड़ता है, होता है ना, तो साथ साथ खरीदोगे तो सस्ता पड़ेगा। ठीक है, चलो आठ पे आओ। आठ में क्या है, उचित कार्य और आर्थिक विकास। क्या लिखा है, उचित कार्य आर्थिक विकास। तो यहाँ एक शब्द चुनो, मैंने चुना कार्य। हर इंसान को 8 घंटे नौकरी जरूर करनी चाहिए। अगर वो स्टूडेंट है तो 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई उसका काम है। 8 घंटे से ज्यादा नौकरी मत करो, क्योंकि हमारे टाइम को हमने 8-8-8 कैलकुलेशन में बांट देना है। कैसे, 8 घंटे सोने के, खाने के, 8 घंटे नौकरी करने के और 8 घंटे अपने जीवन को जीने के। ऐसे 24 घंटे भगवान ने हमको दिए और यही फार्मूले पर जीवन जिया भी जाता है असली में। खैर वो अलग है कि हमारे यहाँ लोग गधा, हमारे यहाँ दो विचारधारा है, एक जीने के लिए मतलब खाने के लिए जीना और एक जीने के लिए खाना। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बहुत सारे लोग तो इस विचारधारा पर जी रहे हैं कि वो केवल पैसा कमाने के लिए जी रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसलिए जी रहे हैं कि वो जी रहे हैं इसलिए पैसा कमाना है, मतलब जिंदा रहना है इसलिए पैसे कमाना है। दोनों अलग अलग विचार है, और दोनों में से जो दूसरी वैरायटी का वही सफल होता है। 8 घंटे क्या काम करना चाहिए, तो कार्य करना चाहिए, काम करना चाहिए, कुछ भी जो भी आप फील्ड में हो। आप स्टूडेंट हो तो 8 घंटे तो कम से कम पढ़ाई करो। अगर आप वर्कर्स हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो 8 घंटे तो आपको अपने बिजनेस में या काम में देना चाहिए। 8 हो गया। 8 तक का अगर सबको याद हो गया हो तो इसको एक बार रिपीट कर लो भैया। चलो जल्दी से फटाफट अपने अपने मन में रिपीट करो फटाफट। एक गरीब, दो भूखा, तीन अच्छे, 4 शिक्षा, 4 किताबें। 4 किताब बोल लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। एक गरीब, दो भूखा, तीन अच्छे, 4 किताबें, 5 में समानता, 5 उंगली समान नहीं होती। 6 पे छी छी कब करेंगे, जब स्वच्छ जल पिएंगे, तो स्वच्छ जल। 6 पे स्वच्छ जल, 7 में सस्ता। 8 में काम कर लो, क्लियर है, 8 घंटे काम कर लो। 9 पे आता है NO वाला। नो मतलब नो से होगा नवाचार। फिर क्या होगा, नो नवाचार मत करो, जो पढ़ रहे हो वही पढ़ो। हमारे यहाँ क्या होता है पता है, हर स्टूडेंट नवाचार करने में लगा हुआ है। हर स्टूडेंट को चाहिए कि नई नई किताबें आती है वो मेरे पास हो। क्यों भाई, क्या लिखा है उनमें, ऐसा क्या ही लिख देगा। जैसे अगर 6 यूनिट हमने आपको पढ़ा, मैं आपके सामने खड़ा हूं और गारंटी दे रहा हूं कि भैया इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो एक स्टार लगाता हूं इसलिए कि अगर उस पेपर बनाने वाले का दिमाग खराब हो गया और उसने 2007-8 का ये पूछ लिया कि SLR का रेट क्या था, तो एक प्रश्न इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहां तो फिर आदमी कुछ भी दे सकता है ना। उसको अगर हम ड्रॉप करें, उस 1% को अगर हम ड्रॉप करें, तो 99% आपका जो पेपर है वो मैंने जो आपको पढ़ाना है या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा। चीजें घुमा करके सामने रखी जा सकती है, सीधे सीधे ना रखते हुए, लेकिन इससे बाहर नहीं पूछ सकता है वो आपसे। पॉसिबिलिटी 0, एकदम 0 कर लो, टेंशन ही मत लो। तो 9 पे हमें फिर नया क्यों पढ़ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही पढ़ लो। 9 पे नवाचार हो जाएगा। तो 9 से नवाचार याद रखोगे तो हमने यहां से एक शब्द ले लिया नवाचार, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। ठीक है। 10 में क्या है, देखो जो 5 में था उसका उल्टा होता है 10 में। 5 में समानता थी, 10 में असमानता है। तो देखो ये क्या था, 5 में समानता, जेंडर समानता है ना, और 10 में असमानता। तो ये एक अलग से याद कर लो कि 5 में जो है उसका उल्टा 10 में है। 5 में समानता याद होगी कि अब 10 याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है। चलो एक बार ब्लैंक पेज लो अपने सामने, आप जहां भी जिस भी कुर्सी पर बैठे हुए हो, और अब बिना देखे एक बार या तो मन में बोलो या फिर इन सबको एक कॉपी में लिखो। एक गरीब, दो भूखा, तीन अच्छे, 4 किताबें, 5 समानता, 6 पे स्वच्छ जल, 7 पे सस्ता, 8 पे ऊर्जा, 9 पे नवाचार और 10 पे समानता का उल्टा असमानता। बहुत अच्छे से आसानी से याद होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको याद ना हो। अगर शिद्दत से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कंप्लीटली याद होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि जो आपको याद ना हो। मैं कराऊंगा, मैंने पहले भी आपको बार बार बोला हुआ है, ऐसा कोई कंटेंट नहीं जो आपको याद नहीं होगा। आप बस मुझे बोलो कि हमें सर ये याद और करा दो, तो मैं वो भी याद करा दूंगा। ऐसी कोई चीज छोड़ूंगा ही नहीं जो आपको याद ना हो। आज हम अभी अगली क्लास जो लेंगे उसमें और याद कराएंगे आपको एक नया टॉपिक। कल वाला टॉपिक आप सब लोगों ने याद कर लिया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। तो याद रखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के तो याद कर लिया। 10 और 5 हमने अलग से याद कर लिया कि यहाँ समानता थी तो यहाँ असमानता है। क्लियर है? 3 4 1 और 2 जल्दी जल्दी बोल दो। 1 गरीब, 2 भूखा, 3 अच्छे, 4 पे क्या? शिक्षा, 4 किताबें। 6 पे है जल, क्योंकि जल से सर्दी हो जाती है, छींची करते हैं। 7 में सस्ता होता है। 8 में काम होता है, 8 घंटे क्या होते हैं? काम। 9 पे नवाचार होता है। एक एक वर्ड ही लिखना है। 4 बुक लिख दो, 4 किताबें लिख दो। 3 अच्छे होते हैं, 3 अच्छा होता है। 2 क्या होता है? 2 भूखे रह जाते हैं और 1 गरीब रह जाता है, 1 अकेला गरीब। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपको ये याद हो रहा है? कपिल बैरागी का मैसेज आया कि सर जी कुछ बाहर नहीं गया पीछे पिछली बार के क्वेश्चन। हाँ, मैं गारंटी दे, देख भाई 2 चीजें होती है। एक होती है वारंटी, कपिल वैसे यही बोल रहा है कि सर सही बता रहे हो आप कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया पिछली बार के कंटेंट से, इस बार भी नहीं जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, पिछली बार जो पेपर आया था वो नॉर्मलाइज पेपर था, इस बार थोड़ा सा टफ पेपर आएगा। 3 क्वेश्चन ऐसे डाले जाएंगे जिनमें चीजों को घुमा घुमा करके रखा जाएगा। उसके लिए तैयार करना है मुझे अब आपको। तो पहले मैं आपको बेस तो कंप्लीट कर दूं, पहले कंटेंट तो अब तक पहुंच जाए, फिर हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि 1 जनवरी से धुआंधार टाइप का सा रिवीजन आपका किया जाए या करवाया जाए। और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश फिर अब एक बार मैं वापस से पढ़ा दूं। मध्य प्रदेश सर का तो आजकल में कंप्लीट होने ही वाला है, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरा मध्य प्रदेश हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये वो गन फन में से जो याद करने वाला पार्ट है वो मैं एक बार और मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। ऐसी मेरी इच्छा है, कोशिश कर रहे हैं कि वैसा भी करूं मैं। चलो पहले यहाँ आ जाओ। तो हमने 10 तक याद कर लिया। 11 लिखो। 11 में क्या होता है भैया? 11 में ये 1 पे 1 लिखा रहता है, तो 1 शहर और 1 समुदाय। क्या लिखा रहता है? ये 11 में देखो क्या लिखा हुआ है। 11 में देखो 1 1 ऐसा लिखा रहता है ना, तो ये 1 शहर 1 समुदाय ऐसा हो जाएगा। 1 शहर 1 समुदाय, ये याद होगा क्या? 1 शहर 1 समुदाय। कितना अच्छे से याद करो इसको कि 11 पे क्या है? 1 शहर 1 समुदाय। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। तो ये इस वाले पाओ फिर 12 पे। तो 12 देखो, आदमी की 12 बज जाती है जब वो जिम्मेदारियों के बोझ में पिसता है। ये जो कंधे है ना, ये ऐसे झुक जाते हैं। मेरा तो झुके, जिम्मेदारियां खूब है, लेकिन फिर भी कंधे झुक जाते हैं आदमी की जिम्मेदारियों। तो 12 बज जाती है कब? जब जिम्मेदारी उठाते हैं। 12 बज जाती है जब हम जिम्मेदारी उठाते हैं। तो 12 से क्या है? जिम्मेदारी। तो ये देखो 12 में जिम्मेदारी, 11 में 1 शहर 1 समुदाय। 13 तेरी जलवायु परिवर्तित कर दूंगा, ऐसे बोलकर देखो तेरी बैंड बज जाएगी। अभी 12 बजी थी, मेरी 12 बजी, तो तेरी जलवायु बदली। भाई जैसे हमारे ऊपर हमारा जो देखो, जैसे मैं इसे ऐसे बोलूं, जब मैं गरीब था तो मुझे दुनिया नहीं पूछती थी, जब मैं पैसे वाला हो गया तो दुनिया मुझे पूछने लगी। तो जब हम अपनी स्थिति बदलते हैं, मतलब जब हमारी 12 बजती है, इस दुनिया की जलवायु हमारे लिए बदल जाती है, दुनिया हमारे लिए बदल जाती है। तो तेरा कब बदलेगा? तेरी जलवायु कब बदलती है? तो 13 में जलवायु बदलती है। ठीक है, तो 12 पे जिम्मेदारी निभाओ ताकि 12 बज जाए। 12 बजा दो जिम्मेदारियों की, एक भी गलती नहीं हो, सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाओ। ठीक है, चलो तो 13 तक आ गए। 14 में जल के नीचे जीवन। क्या बोल रहा है ये? जल के नीचे जीवन। एक बार इसको बोल करके देखो। 14 साल की उम्र तक का जो बच्चा होता है ना, वो अपने माता पिता की छत्र छाया में जीवन जीता है कि नहीं जीता है? तो पहला हुआ 14 में जल के नीचे जीवन। 14 के बाद 15 में वो भूमि पर आता है, जमीन पर आता है, क्योंकि 14 तक तो आसमान में उड़ता रहता है, जल में डूबा रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 14 साल की उम्र तक तो हम अपने मम्मी पापा की छत्र छाया में जीते हैं ना, तो किसी के नीचे जीवन जीते हैं। तो 14 में क्या जिया? जीवन जिया। 15 में जब आए तो पता चला कि भूमि पर भी जीवन, तो जल में नीचे जीवन और भूमि पर जीवन, ये दोनों एक साथ याद रखना। 14 साल के जब हम थे तो हमने अपने मम्मी पापा की छत्र छाया में, मम्मी पापा के अंदर में रह करके सब कुछ किया, हमारे ना तो कोई टेंशन होती है। फिर 14 के बाद जब हम आते हैं तो भूमि पर ऐसा पता चलता है कि यहाँ लड़कियां भी हैं,
इस संसार में पैसा भी है, कार भी अच्छी होनी चाहिए, एक बड़ा घर भी होना चाहिए। 14 साल की उम्र तक ये भाव आदमी के अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि बालक होता है। बालक माने युवा हुआ ही नहीं, अभी उसके अंदर ये गुण नहीं आया, टीनेजर भी नहीं था। तो 14 में जल के नीचे जीवन और फिर 15 में भूमि पर जीवन, ये दोनों अच्छे से एक साथ याद कर लेना। 16 साल की उम्र ऐसी है कि आदमी को शांति नहीं मिलती, तो 14, 15, 16, तो 16 में क्या है? शांति। 16 में क्या है? शांति। या तो शांति से प्यार हो जाए या शांति हो जाए, या अपन शांत हो जाओ तो शांति। तो 16 में क्या है? शांति। तो 16 की शांति याद कर लो। 15 में भूमि पर जीवन याद करो, यहाँ पे भी जीवन याद करो। और 17 टोटल क्या है? लक्ष्य के लिए साझेदारी। 17 पे खतरा होता है ना हमको, जब हमें खतरा होता है तो हम क्या करते हैं? सब एक साथ मिलकर के साझेदारी करके काम करते हैं। तो 17 पे खतरा था इसलिए साझेदारी निभाती। तो 17 में लक्ष्यों के लिए साझेदारी, अर्थात मूल शब्द निकाला हमने साझेदारी। क्लियर है? क्या आप सभी को ये याद हो जाएंगे? देखो क्लियर। एक गरीब दो भूखा, एक गरीब दो भूखे, 3 अच्छे 4 बुक, 4 किताबें, 3 अच्छे। 5 में पांचों उंगली समानता नहीं होती, और जैसे ही 5 लिखो 10 अपने आप लिख दिया करो, असमानता, तो याद रहेगा। 6 पे 6 छी मतलब जल गलत हो गया था, 6 में जल। 7 में क्या है? सस्ती ऊर्जा। 8 में क्या है? 8 घंटे करो काम। 9 में क्या है? 9 करो नवाचार। क्या करो? नवाचार। 11 में ये एक शहर है और एक समुदाय है, तो एक शहर प्लस समुदाय, तो ये याद रख लेना, एक शहर एक समुदाय। 12 बजे गाय उठाकर जिम्मेदारी उठाकर। 13 क्या है? जलवायु। तेरी जलवायु बदल गई है ना, तेरी जलवायु है। 14 और 15, 16 एक से जैसे आएंगे, यहाँ पे भी जीवन, यहाँ पे भी जीवन, और यहाँ पर भी जीवन है, लेकिन यहाँ जल के नीचे जीवन। यहाँ क्या है? जल के नीचे जीवन या भूमि पर जीवन। 16 में मिले आदमी को शांति, और 17 पे क्या हो जाएगा? खतरा। तो खतरा आता है तो जब हम समझदारी से या साझेदारी से, क्या साझेदारी से काम करते हैं, सब मिलजुल करके काम करते हैं, तो ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में रट्टाफिकेशन हो जाना चाहिए। वैसे मैं बोलता हूं कि रट्टो मत, लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि रट डालो, साला घोटी डालो इसको। ये भी याद हो कि पहले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहले में मध्य प्रदेश का स्थान याद हो जाने के बाद हम ये याद कर लें कि फिर पहला जो है उसमें पहला स्थान किसका है, ये सब याद करेंगे हम, एक एक पॉइंट याद करेंगे, रट्टा डाल देंगे इसको, ऐसा निचोड़ करके चाय जैसा पी जाएंगे। तो पहली स्टेप तो हमने कंप्लीट कर ली। दूसरी स्टेप पे चलूंगा मैं। क्या ये पहली आपको याद हो गई? बोलो हाँ। तो अगर आपको हाँ याद हो गई है तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियरली याद हो गया क्या? ये बहुत अच्छे से मुझे बताओ कि भाई हाँ याद हो गया, तब मैं जाके आगे बढ़ूंगा। चलो, इस क्लास के खत्म होने के बाद 2 मिनट का जो ब्रेक रहेगा उसमें आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से चीजें नोट डाउन कर लेना। एसडीजे तो सब पढ़ते हैं, मैं उसके पहले एक चीज और पढ़ाता हूं, एमडीजे। भाई आप सबको पता है कि हमारी इस दुनिया में एसडीजे का कॉन्सेप्ट जो है वो कब आया? हमने 2015 से इसको लॉन्च किया और 2030 तक के लिए ये है। तो जब हमने 2015 में ये लॉन्च किया, 2030 तक के लिए है ये, तो फिर इससे पहले क्या हम बिना लक्ष्य के जीवन जीते थे? नहीं। एसडीजे के पहले चलता था एमडीजे। क्या चलता था? एमडीजे। ये याद रखना, पहले क्या चलता था? अभी जैसे एसडीजे चलता है ना, पहले एमडीजे चलता था। मतलब मेरा डीजे चलता था, अब सबका डीजे चलता है। ये डीजे माने दिनेश राठी होता है, तो वैसे डीजे माने वो बजाते हैं ना अपन डीजे, वो वाला डीजे। तो अब पहले मेरा डीजे मतलब मेरा राग मैं बजाता था, तो पहले मैं बजाता था, मेरा डीजे था। अब सबका डीजे है, तो पहले मेरा डीजे था, इसको बोलते थे मिलेनियम। क्या? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो हमने ये क्या प्राप्त कर लिए? नहीं। आधे अधूरे प्राप्त हुए, आधे अधूरे नहीं हुए, लेकिन वो क्या थे वो तो हमको समझ में आना चाहिए। चलो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लो। एमडीजे,
तो जब ये लक्ष्य हमने एसडीजे जो है वो 2015 से 2030 के लिए बनाया, तो एमडीजे 2000 से लेकर 2015 तक के लिए बनाया गया था। याद रखना है कितने थे टोटल, तो ये 8 थे, फिर हमने 17 8 दूनी 16 से भी एक ज्यादा बढ़ा दिया। तो एमडीजे के बारे में पढ़ लो। 2000 से 2015 तक राष्ट्रीय विकास रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए सितंबर 2020 में, ये 2000 में राष्ट्रीय महासभा द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 2000 में अपनाया गया था। क्लियर है? गलती से 2020 टाइप हुआ है। आगे बढ़ो, यहाँ कितने लक्ष्य थे? तो जैसे अभी हमारे पास 17 लक्ष्य है, पहले हमारे पास 8 लक्ष्य थे। कितने थे? केवल 8। बड़े सरल थे, याद कर भी आसान था, लेकिन अब काम के नहीं बचे। भारत का एमडीजे ढांचा जो है वो यूएनडीपी पर आधारित था। हमने अपना खुद का कुछ नहीं बनाया था। जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने बोला कि अरे गधो, खुद का कुछ बनाओ, ऐसे कि दुनिया के हिसाब से कॉपी पेस्ट कार्यक्रम थोड़ी चलता है, तो अपना बनाना। फिर हमने 17 लक्ष्य अपने खुद के निर्धारित किए। फिर नीति आयोग उनकी रैंकिंग जारी करता है और उसी को हमें इस सिलेबस में पढ़ने को बोला गया है कि भैया सतत विकास लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति, मतलब रैंकिंग हमें पता करनी है। 2001 में भारत ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया। क्या बनाया? एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। ये राज्यों का था, राज्यों में वर्गीकृत किया गया कि अलग अलग राज्य बना लो जो सामाजिक और आर्थिक विकास पर आधारित हो। क्या है ये लफड़ा? ध्यान से सुन लो, मैं बता रहा हूँ समझने की बात। हमने क्या किया कि भैया एमडीजे प्राप्त करना है तो पूरे भारत को अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो जहां ज्यादा गरीबी उन 2-3 राज्यों का मिलाकर के एक ग्रुप बना लो जो गरीबी पर काम करेगा। जहां ज्यादा एनर्जी की समस्या है उन 2-3 राज्यों का एक ग्रुप बना दो जो एनर्जी पर काम करेगा। और इन ग्रुप्स को कहा गया एम्पावर्ड ग्रुप। क्या कहा गया? एम्पावर्ड ग्रुप। तो इस पूरे लक्ष्य को एम्पावर्ड ग्रुप में बांट करके हमने प्राप्त करने की कोशिश की थी। तो याद रख लेना, पॉइंट अपने दिमाग में सेट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। कभी ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, ये 2002 है ना, ये सही बोला है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो टाइपिंग मिस्टेक था, 2020 तो है ही नहीं। चलो अब हम वर्तमान जो एसडीजे है उस पर आ जाते हैं। फिर से एसडीजे की बात करना शुरू करते हैं। एमडीजे पर गए थे हम, थोड़ी सी देर आपको जानकारी हो इसलिए। अब एमडीजे से फिर एसडीजे पे आ जाते हैं। भारत सहित 193 देशों ने, दुनिया में कितने देश हैं? 205। कितने देश हैं? 205। उनमें से 193, बाकी को तो गिनते ही नहीं है, कुछ तो अपने मन से ही नहीं काउंट कराते हैं। जैसे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया में से वो एक पागल है, तो वो किसी से सुनता नहीं है, किसी को मतलब नहीं है, वो वैसे वाला देश है, इसलिए यहाँ कम देश है। 19 सितंबर, देखो तारीख कैसे याद करोगे कि पूरी दुनिया के 193 लोगों ने, तो फिर ये 19 को आगे उठा करके लोग 19 सितंबर था ये दिन। कौन सा था? 19 सितंबर 2015 में कहानी चल रही थी। 19 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र की 70वीं जो बैठक हुई उसमें ये एसडीजे लक्ष्य को स्वीकार किया गया और मान लिया गया कि 1 जनवरी 2016 से पूरी दुनिया के लिए एक एम होगा, टारगेट होगा, लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा कि हमें ये प्राप्त करना है। तो इनको 1 जनवरी 2016 से सब पर लागू कर दिया गया। 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा एसडीजे इंडिया इंडेक्स जारी किया गया कि अभी हमारी क्या स्थिति है बताने के लिए। ऐसा नहीं, इससे पहले 3 बार जारी कर चुका है। ये चौथा संस्करण था। कौन सी तारीख थी? देखो 12 जुलाई 2024। तो ये 24 है, तो ये 12 कर दो, तो 24 का आधा 12 तारीख को 24वें साल में याद हो जाएगा, तारीख भी याद हो गई। हमने एक इंडिया रैंकिंग जारी की जिसमें इंडिया का जो 71 इंडिया एसडीजे स्कोर रहा, मतलब हमारे इंडिया का स्कोर कितना है? 100 में से कितने नंबर मिले उसको? 71। एक बार पिछला देख लो, जब पहला स्कोर जारी किया तो हमें 57 नंबर आए थे, फिर 3 नंबर बढ़े तो 60 हो गए, फिर 6 नंबर बढ़े तो फिर 66 हो गए, और अब यहां से यहां देखो 5 नंबर। तो ये देखो, इसको याद कर लो केवल। पहले शुरू में केवल 5-7 नंबर मिले तो 57 हो गया, फिर 3 बढ़े, फिर 6 बढ़े, फिर 5 बढ़े, तो 3 बढ़े मतलब यहां से 57 में 3 बढ़ा तो 60 हो गया, 3 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, 6 बढ़े तो 60 में 6 बढ़ेगा तो 66, और फिर 6 बढ़े तो 71 हो गया। तो अभी हमारा स्कोर क्या है? 71। क्लियर है? ये इंडिया की बात कर रहे हैं। अब हम मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे। तो ये इंडिया के टारगेट में हमें मध्य प्रदेश को देखना है।
चलो आगे बढ़े। अब हमें मध्य प्रदेश की एक एक बातें रट्टा मारनी पड़ेगी। तो बेसिक सी बात है कि चौथा संस्करण हम पढ़ रहे हैं जो 12 जुलाई 2024 को आया। आपका पिछला एग्जाम 23 जून को हुआ था, उसके एक महीने बाद मतलब अगले महीने में ये इंडेक्स आया। अब हमें नया इंडेक्स याद करना है जो चौथा संस्करण। कौन सा संस्करण? चौथा। इस संस्करण में हमने कुछ ऐसी जगह थी जहां बहुत इंप्रूवमेंट दिखा दिया। तो मध्य प्रदेश ने कौन कौन से लक्ष्यों में इंप्रूवमेंट दिखाया वो हमें याद रखना है। हमने देखो क्या कहां कहां इंप्रूवमेंट दिखाया। तो सबसे पहले तो एक ऐसे नंबर ही याद करो, 1 5 7 या 1 5 6 7 1 5 6 7 ऐसे याद करनी है। और ये बड़ा सरल है। देखो 1 में 5 जोड़े तो 6 हो गया, 1 6 7 ऐसे बोलो, 5 ही है। 1 6 7 11 12 15 इन 6 लक्ष्यों में हमने इंप्रूवमेंट दिखाया। बाकी में लगभग हम ढील ढाल पोल करते हुए वहीं के वहीं बैठे रहे। मध्य प्रदेश का स्कोर कैसे बढ़ा? ये स्कोर ही मध्य प्रदेश की है ना, मैं गड़बड़ बोल दिया था ना इंडिया। ये जो स्कोर हमारा बढ़ा, ये क्यों बढ़ा? भाई हमने कहीं ना कहीं ज्यादा नंबर प्राप्त किए होंगे ना। तो मध्य प्रदेश ने इन 6 जगह पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और सबसे ज्यादा नंबर हम कहां लेकर आए? जहां 12 बजती है वहां आदमी ज्यादा नंबर लाता है। तो सबसे ज्यादा नंबर हम 12वें में लेकर आए। तो इंडिया का इंडेक्स जो था, मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग थी उसमें सबसे ज्यादा जो सुधार देखा गया, कहां देखा गया? वो 12वें लक्ष्य में देखा गया। और 12वां लक्ष्य क्या है? जिम्मेदारी वाला। तो जिम्मेदारी है ना, तो हम मध्य प्रदेश जिम्मेदारी निभाने में कभी पीछे नहीं हटता। तो हम इसलिए जिम्मेदारी निभाते हैं, जिम्मेदारी में हमारा प्रथम स्थान है। ठीक है यार, प्रथम में सबसे अच्छा स्कोर मध्य प्रदेश का जो रहा वो 12वें में रहा। क्लियर है? अब आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश सतत विकास लक्ष्य जो है उसमें जो चौथा संस्करण जारी किया गया उसमें हमने नंबरिंग देख ली कि हमने मध्य प्रदेश की कैसी, अभी मैंने जो बताई थी, मतलब यहाँ थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। मैं एक चीज को मिसमैच कर रहा हूँ, थोड़ा सा सुधारनी है। ये जो मैंने रैंकिंग बताई थी ये भारत की रैंकिंग है ना। अब हम मध्य प्रदेश पर आ गए हैं। तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग जो है वो इस तरीके की है। 2018-19 का जो पहला संस्करण जारी हुआ उसमें मध्य प्रदेश को नंबर मिले 52। और इंडिया को कितने नंबर मिले थे? इंडिया को मिले थे 57 नंबर। थोड़ा ये मिसमैच ना हो इसलिए एक बार फिर से कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। इंडिया को पहले में मिले 57, फिर 3 बड़े तो मिले 60, फिर 6 बड़े तो मिले 66 और फिर 5 बड़े तो 71। ये रहा इंडिया का स्कोर। क्योंकि भाई एसडीजे पूरे विश्व का लक्ष्य है तो उसमें इंडिया की भी तो रैंकिंग जारी होगी। तो इंडिया का जो लक्ष्य था वो, इंडिया को जो रैंक मिली, इंडिया का जो नंबर आया वो 71। अब इंडिया में मध्य प्रदेश भी तो परीक्षा देता है, तो मध्य प्रदेश को कितना नंबर मिला? पहली में जब इंडिया को 57 मिला था तो हमें 52 मिला था, थोड़ा सा कम। दूसरे में उनको जब 60 मिला तो हमें 60 मिला तो हमें 58 मिला, थोड़ा सा कम। फिर उन्हें 66 मिला तो हमें 62 मिला, थोड़ा सा कम। और जब उन्हें 77 मिला तो हमें 67 मिला, थोड़ा सा कम। कुल मिलाकर के ये याद कर लो तो ये अपने आप याद रहता है। तो मध्य प्रदेश का स्कोर कितना रहा? मध्य प्रदेश का स्कोर रहा, इस बहुत आसान है, 67 स्कोर रहा। कितना रहा? 67। तो ये चौथा जो संस्करण है 2023-24 जिसका नाम है, ये याद रख लेना। अभी 24 खत्म नहीं हुआ लेकिन इसका नाम 23-24 था। बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। इंडिया के पूरे विश्व में इंडिया का नंबर और पूरे विश्व में मध्य प्रदेश, पूरे भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश का नंबर। और ये 4 बार जो राज्य हुआ ये पूरा पूरा ही रट लो। पहले 57 इंडिया का था, हमारा 52 था, 5 कम। फिर उसका थोड़ा बड़ा 60 हो गया, हमारा थोड़ा सा कम 58। उसका 66 हुआ, हमारा थोड़ा सा कम 62। उसका 71 हुआ, हमारा थोड़ा सा कम 67। याद रह जाएगा। तो दोनों रैंकिंग हमने याद कर ली। अब हम ये याद करो कि ये जो 4 बार रिपोर्ट जारी हुई है, 4 रिपोर्ट इस तरीके की थी, वो किताबें बंद करके जो प्रेशर देती है ना रिपोर्ट, ये पहला था, है ना। ये बेसलाइन रिपोर्ट थी 2017-18 की, जिसमें हमने 17 गोल्स पर काम किया था, 39 टारगेट थे और 62 इंडिकेटर्स थे। ये पहले लक्ष्य में इंडिया के लिए था। जब दूसरा रिपोर्ट आया, दूसरा संस्करण, सेकेंड जो संस्करण जारी हुआ, द्वितीय संस्करण, सेकेंड संस्करण जारी किया गया 19-20 में। ये 18-19 है, ये 19-20 है।
19-20 में हमने 16 गोल पर काम किया, टोटल 17 थे लेकिन हमने 16 पर काम किया था। 54 टारगेट्स रखे गए थे और 100 इंडिकेटर्स रखे गए थे। तीसरा वाला गोल था 20-21, तो उसमें 16 गोल्स थे और वही 17 थे लेकिन 16 पर काम किया गया। 17 टारगेट्स थे, 70 टारगेट्स थे और 115 इंडिकेटर्स थे। अब जब चौथा संस्करण आया तो उसमें देख लो, चौथा संस्करण 23-24 के नाम से आया, फोर्थ संस्करण। बीच में एक संस्करण क्यों नहीं आया? कोविड के कारण नहीं आया, कोविड के कारण कहानी उलझ गई थी ना। फिर उसमें 70 टारगेट्स रखे गए और 113 इंडिकेटर्स रखे गए। यहां पर कंफ्यूज मत होना। अगर टोटल यूं पूछे कि सतत विकास लक्ष्यों में टोटल कितने लक्ष्य हैं तो 17, टोटल कितने उप लक्ष्य हैं तो आंसर होगा टोटल कितने लक्ष्य हैं, टोटल कितने लक्ष्य हैं 17, कितने उप लक्ष्य हैं तो 169। अगर वो संकेतक पूछ ले तो 232। ये तीन चीजें हमने पूरे विश्व के लिए जो कॉमन जो अवधारणा है उसके रटी। लेकिन जब भारत अपना संकेतक बनाता है, अपनी जो चीजें देखता है, तब वो उसको कम या ज्यादा थोड़ा बहुत मूव करता है। तो हमने यह किया कि 16 गोल्स प्लस क्वालिटी एनालिसिस ऑफ 17, तो मतलब टोटल 17 थे लेकिन 16 का तो सीधे सीधे किया और 17 में हमने केवल क्वालिटी इनटेक चेक करने का काम किया। टारगेट कितने रखे गए तो वहां 169 थे, हमने केवल 70 रखे थे। वहां इंडिकेटर 232, हमने 113 रखे थे। ये इंडिया का इंडेक्स है, उसकी बातें जब पूछी जाए। भारत ने अपने चतुर्थ संस्करण में कितने लक्ष्य रखे तो लक्ष्य तो 17 ही थे। कितने उप लक्ष्य रखे 70, कितने संकेतक थे 113। डिफरेंस होना या डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। ये बात मैं फिर से क्लियर करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि यहां आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो मेरे भाई, अगर एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है, सतत विकास लक्ष्य कितने हैं, तो अगर सतत विकास लक्ष्य पूछा जाए तो केवल 17 आंसर करना। अगर सतत विकास लक्ष्य में उप लक्ष्य पूछा जाए या फिर उद्देश्य पूछ लिया जाए या टारगेट पूछ लिया जाए तो फिर आप 169 करोगे। अगर वो हमसे उप संकेतक पूछ ले, संकेतक, तो फिर आप 232 करोगे। ये तो पूरे विश्व के लिए जो कॉमन था। जब हमने भारत में इसे लागू किया तो हमने जरूरी नहीं कि सारे लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया हो, तो अलग अलग संस्करण में हम अलग अलग लक्ष्यों को एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाते हैं। तो इसमें हमने 16 जो लक्ष्य थे उनके साथ एक को क्वालिटी लक्ष्य में रखा, तो ये हमने 16+1 के फॉर्मेट में टोटल रखना 17 ही है। तो भारत ने, अब यहाँ प्रश्न क्या बनेगा, भारत के एसडीजे इंडेक्स के चौथे संस्करण में कितने लक्ष्य रखे गए तो 17, कितने संकेतक थे तो फिर वहां केवल 70 आ जाएगा। सॉरी, कितने उपलक्ष्य थे, उपलक्ष्य या टारगेट पूछ ले एग्जामिनर तो कितने टारगेट्स रखे गए तो 70 रखे गए, जबकि ओवरऑल 169 होते हैं। फिर कितने संकेतक रखे गए या उप संकेतक रखे गए तो कितने संकेतक थे, तो अब वहां तो 232 होते हैं। यहाँ याद रखना हमने संकेतक की संख्या कम रखी है, 113 संकेतक जो हैं वो हमने रखे थे चौथे संस्करण में। हो सकता है कि पांचवें संस्करण में हम इनकी संख्या बढ़ा दें, छठे में और बढ़ा दें, सातवें में और बढ़ा दें, और 10वां जो अंतिम 15वां संस्करण होगा 2030 का, उसमें हम संख्या जो है वो टोटल उतनी कर दें जितने हैं। शायद ये मैं बात आपको सामने क्लियर कर पा रहा हूं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। दोनों अलग अलग चीजें होती है। एक हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट है सतत विकास का। जब उसे भारत में लाया गया तो उसका ये रिजल्ट निकला 2024 वाले में। क्लियर है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो एग्जामिनर जब आपसे बहुत डीप प्रश्न, ये मैंने बोला 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जो चक्कर भंड कर देंगे, आपको याद होने के बाद में भी वो नहीं सही होने के चांस बहुत कम होंगे उनके। तो जब आप इस तरीके का कंपैरिजन अपने दिमाग में सेट कर रखोगे तब आपके सड़े हुए प्रश्न के गलत होने की स्थिति शून्य हो जाएगी। ये जो सड़े प्रश्न होते हैं ना, अभी क्वेश्चन पूछ लिया, देखो कितना सड़ा प्रश्न है। सबको पता है कि टोटल सतत विकास लक्ष्य कितने 17, टोटल उप लक्ष्य कितने हैं 169, टोटल टारगेट कितने 232, ये सबको पता है। लेकिन अगर कोई एग्जामिनर घुमा करके पूछ ले कि भारत सतत विकास लक्ष्य भारत
चतुर्थ संस्करण में कितने टारगेट रखे गए थे? अब आंसर 113 हो जाए। कितने टारगेट रखे गए तो 70 हो जाएगा, लक्ष्य 17 हो जाएगा और ये 113 हो जाएगा। बदल समझ पा रहे हो मैं क्या आपके दिमाग में डिफरेंस घुसेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई क्या चीज है, ये दोनों अलग अलग हैं। गलती से भी एक समझ करके मत रट्टा मार लेना या आंसर एक मत कर देना। अब आप क्या हो, अब जो नया रिपोर्ट है ना उसको पढ़ना शुरू करते हैं। नए रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करें। टाइम हो गया है लेकिन फिर भी मैं इसको कंप्लीट कर दूं आज। करें या इसे यहीं पर ड्रॉप करें या अगले लेक्चर में कंप्लीट करें, जैसी इच्छा हो मुझे बताओ जल्दी से। आप लोगों के कमेंट जैसे रहेंगे वैसा कर लेंगे। चाहो तो अगली क्लास शुरू करते हैं जिसमें हम केवल पढ़ने का याद करने का काम करें, चाहे इस टॉपिक को हम पूरा करें क्योंकि अभी हम पूरा कराऊंगा, कंप्लीट करा दीजिए सब। चलो लिपुषा का मैसेज आ गया और जल्दी से बताओ, बाकी कंप्लीट करा दो। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, 4-5 मैसेज आ गए जिनने कंप्लीट का बोला तो हम कंप्लीट की तरफ चलते हैं। पहले इसको कर लें फिर अगले वाले लेक्चर पे चलते हैं। ठीक है चलो। एसडीजे इंडेक्स रिपोर्ट 2024-25 क्या है ये? एसडीजे इंडेक्स रिपोर्ट 2024-25 23-24 नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश को 66-7 स्कोर दिया, जिससे मध्य प्रदेश एक फ्रंट रनर राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। हम पहले परफॉर्मर राज्य हुआ करते थे, अब हम फ्रंट रनर राज्य बन गए, सामने होकर के लड़ने वाले राज्य फ्रंट रनर। कौन होते हैं ये भी बता रहा हूं, नोट। एसडीजे इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केरल जो है वो टॉप स्कोर के साथ देश में प्रथम स्थान पर रहा। सबसे पहले नंबर पे कौन रहा? केरल। मध्य प्रदेश की हाल जो है वो थोड़े बेहाल है, 67 पर हैं हम। ये पूरा रेक्टाफिकेशन कर लेते हैं। चलो रैंकिंग में बता देता हूं और कल भी एक बार फिर से इसी टॉपिक का एक और सब टॉपिक है स्थानीयकरण एसडीजे का, जहां हम पंचायतों में एसडीजे पढ़ेंगे तो उस पर भी बात करेंगे, वहां और रटेंगे इनको। लेकिन पहले याद कर लो कि राज्यों को स्कोर के आधार पर उनकी स्थितियां, उनके कुछ रैंक नाम दिए जाते हैं। जो भी राज्य 0 से 49 या 0 से 50 नंबर लाता है, 50 रटना आसान हो जाएगा, तो 0 से 49 तक अगर आप स्कोर करोगे, 49 तक स्कोर किया तो आपको कहेंगे हम प्रतियोगी राज्य या आकांक्षी राज्य। क्या कहेंगे? आकांक्षी राज्य। याद रखना हिंदी में कहेंगे आकांक्षी राज्य, इंग्लिश में कह देंगे प्रतियोगी, है ना। हम क्या कॉम्पिटेटिव स्टेट्स कहला जाते हैं। तो अगर हमारा स्कोर 0 से 49 रहा तो हम कॉम्पिटेटिव स्टेट्स या आकांक्षी राज्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आकांक्षी राज्य। अगर हमारा स्कोर 50 से 64 तक रहता है तो हम प्रदर्शन करने वाले राज्य या परफॉर्मर राज्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परफॉर्मर स्टेट्स। याद हो जाएगा दूसरा परफॉर्मर हो गया। तो पिछले साल हम परफॉर्मर थे, इस साल हम क्या बन गए? फ्रंट रनर। जिनका स्कोर 65 से 99 तक हो जाता है वो कहलाते हैं फ्रंट रनर। तो भारत के जो अच्छे अच्छे राज्य हैं वो सब फ्रंट रनर है, क्योंकि कोई भी राज्य अभी तक 100 में से 100 स्कोर नहीं कर पाया। आपने देखा कि सबसे टॉप पे कौन रहा? केरल। तो केरल जो सबसे टॉप पे रहा वो भी 79 स्कोर किया, तो ये भी तो फ्रंट रनर ही रहेगा। फ्रंट रनर है तो इससे तो आगे कोई है ही नहीं, तो सारे राज्य फ्रंट रनर से आगे नहीं बढ़ पाए। अब आगे ये 10वां जो इंडिकेटर है, 100 में से 100 ले आओगे तो आप बन जाओगे अचीवर। अचीवर भारत में कोई भी नहीं है। बहुत कॉमन सी बात थी, हमने याद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा एसडीजे 1। एसडीजे 1 क्या भैया? पहला इंडेक्स। पहला एसडीजे क्या है? गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। क्लियर है? मध्य प्रदेश का इसमें कौन सा स्थान? तो मध्य प्रदेश का देश में 19वां स्थान है। कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश इस इंडेक्स में पहले नंबर का जो एसडीजे लक्ष्य था उसमें हम 19वें स्थान पर रहे। कौन से स्थान पर रहे? 19वें स्थान पर। क्लियर है ये दिमाग में? चलो बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ो। 67 स्कोर के साथ हम फ्रंट रनर हैं इसमें भी। तो देखो हर एक इंडेक्स में मध्य प्रदेश की एक रैंक होगी, एक तो ओवरऑल रैंक होगी, ओवरऑल बाद में बताऊंगा। अभी रटा लिया तो उससे आप तुलना करके फिर गड़बड़ करोगे। पहला जो इंडेक्स जारी हुआ उसमें मध्य प्रदेश की रैंक है 19। सारे राज्यों की लिस्ट बनाई जाए केवल गरीबी की, कि गरीबी में हमारी क्या रैंक है, तो गरीबी में मध्य प्रदेश की रैंक निकली 19। क्या निकली? 19 रैंक है हमारी। फिर
मध्य प्रदेश का स्कोर क्या रहा? 67 रहा, और वो फ्रंट रनर राज्य रहा गरीबी के मामले में। सर आज इसकी पीडीएफ भेज दीजिए, नोट्स अपडेट कर लेंगे। बेटा मैं पीडीएफ पहले दिया हूं, पढ़ा बाद में रहा हूं। क्या तुम बिना ही बोले कमेंट कर लेते हो, बिना सोचे समझे कमेंट करते हो? क्या बच्चा एक बार देख तो लिया करो। मैं रोज जब क्लास लेने आता हूं तो पहले पीडीएफ देता हूं, देन फिर मैं पढ़ाने आता हूं। तो थोड़ा सा समझदार, ऐसे कमेंट या ऐसे सवाल पूछो, मुझे लगता है कि फिर बुरा लग जाता है मुझे। ये क्या बात हुई? रोज पीडीएफ देने के बाद अगर अब आज मैं पीडीएफ जब क्लास लेने आया तो 8 मिनट देखा होगा, मैं 8:05 पर क्लास शुरू कर पाया। वो जो 5 मिनट शुरू के मुझे लगे ना क्लास शुरू करने में, वो आपको पीडीएफ देने में लगे हैं। असली में मैंने तो 7:55 पे ये स्टूडियो चालू कर लिया था। स्टार्टिंग के वो जो 10 मिनट है वो आपको पीडीएफ देने के चक्कर में खराब हुए। मैं तो वो भी खराब नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि पीडीएफ जरूरी है इसलिए पहले पीडीएफ देनी पड़ती है। तो पीडीएफ पहले दी, बाद में मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो ऋतुषा ये गलत है पॉइंट, तुम इनको चेक किया करो। रोजाना बेटा मैं पीडीएफ पहले देता हूँ, फिर बाद में पढ़ाने आता हूँ। चलो अब आगे आओ। ये पहला एसडीजी इंडेक्स था, उसमें हमारा 19वां रैंक था। अभी याद नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल पढ़ लो, एक साथ में सारे याद करेंगे। फिर दूसरा 67 स्कोर के साथ फ्रंट रनर राज्य। भैया बहुत ध्यान से शांति सुन लेना, आज तक जितना भी पढ़ाया सबका पीडीएफ दे दिया है ना। अब पीडीएफ मांगा खोपड़ी फोड़ूंगा। कल रात को एक आदमी 1 बजे मैसेज करके बोल रहा है सर पीडीएफ नहीं। अबे गधे हो क्या? हर एक लेक्चर के साथ एक पीडीएफ अटैच कर रखी हो, और कौन सी पीडीएफ चाहिए तुम लोगों को? चलो यहाँ आओ। देश में प्रथम स्थान तमिलनाडु। तो गरीब जो है वो एक दूसरे से मिल करके, अभी मैं ये एक रैंकिंग आपको सबको याद करा देता हूँ। रश्मि ने बोला, हाँ ठीक है, सॉरी ऋतुषा नहीं रश्मि ने बोला। चलो मुझे इतनी दूर से वो है ना, एक जैसे रश्मि ऋतुषा एक जैसा पढ़ने में जाता है। भैया सॉरी रश्मि, बेटा तुम देखा करो फिर कमेंट किया करो, चाहे जो कमेंट मत किया करो, यही आफत है। वहां यूट्यूब पे भी होशियार चंद के औलादे कुछ तो कमेंट करते नहीं है। पहली बात आप लोग भी नहीं करते हो, मतलब मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो भी यूट्यूब पर कमेंट करने में पता नहीं कौन सी समस्या है यार तुम लोगों को। कमेंट कर दिया करो, और कमेंट करो तो कम से कम बुरा कमेंट कर दो। चलो हमको अच्छा नहीं लग रहा, बुरा जैसा आपको फील हुआ है ना। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप अच्छा कमेंट करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छा ही कमेंट करो, बुरा भी करो, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो हमें बताते हुए कमेंट करो। इस तरीके में ढस लो हमको, टोंट मार लो। और वहां तो यूट्यूब पे तो केवल वो ढसते ही हैं, उनको तो चाहिए बस केवल ढसना। या तो हमारी कोई कमी हो तो उससे ढस लेंगे, और या फिर उनकी मांग पूरी करो। तो भैया तुम्हारे लिए सब कुछ करने के बाद भी अगर तुम्हें इतना बुरा लगता है तो फिर कैसे ही पढ़ाया जाए, ऐसा वाला सीन होता है, अच्छा नहीं लगता हमें। चलो 3 बातें हमें याद रखनी थी एसडीजे 1 में। मध्य प्रदेश का स्थान, मध्य प्रदेश का स्कोर, मध्य प्रदेश फ्रंट रनर रहा है कि कौन सा रहा, और फिर हमें मध्य भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा है। गरीबी में सबसे अच्छी स्थिति किस राज्य की थी? तमिलनाडु के। तो हमें क्योंकि 3 बातें रट्टा मार रही है, 1 2 और 3, तीनों एक घोंट डालनी है, पूरी घोंट डालनी है। इसलिए एक काम करते हैं, इस पहले नंबर की जो क्लास है, जो पहला ये पॉइंट है, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम सबसे पहले रट लेते हैं कि एसडीजे 1 में पहले नंबर पे कौन रहा। पहला ये अभी मैं क्रम से रटा देता हूं, अगली बार जब या इसी को फिर से एक बार बढ़ाऊंगा जिसमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग हम सारे में याद कर लेंगे, ठीक है। आगे एसडीजे 1 में सबसे पहले नंबर पे तमिलनाडु। कैसे याद होगा? ऐसे याद होगा, जब गरीब लोग एक साथ जब गरीब लोग खाने बैठते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो सब मिल करके करते हैं। तो गरीबी जो है वो मिल करके समाप्त की जा सकती है, अकेला कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। तो तुम जब मिल करके काम करोगे तो तमिलनाडु जब काम करेगा तो गरीबी समाप्त होगी। तो तुम मिल करके जब काम करेगा, मिल करके जब काम करोगे तो गरीबी समाप्त होगी। तो गरीबी में पहले स्थान पर कौन आया? तमिलनाडु। याद हुआ? पहला पॉइंट याद हुआ। चलो यहाँ बहुआयामी गरीबी में मध्य प्रदेश 2023 तक तो 1,36,00,000 लोगों को बाहर निकाल चुका था, लेकिन ये लाइन याद मत रखना, ये रखना
नीति आयोग भारत सरकार द्वारा जनवरी 2024 में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाल चुका है। इस इंडेक्स के हिसाब से देखें, क्योंकि ये इंडेक्स जो पिछले साल आ गया था 2023 के ड्यूरेशन का है, मतलब उसकी नाप करता है। तो ये जो इंडेक्स है ये कहता है कि 1.36 करोड़ लोगों को बाहर निकाला। लेकिन भारत सरकार ने स्पेशली अपना एक रिपोर्ट जारी किया जिसे हम बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहते हैं, और उसमें कहा गया कि भाई हमारे यहाँ 2.30 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया। ये पॉइंट रट के रखना। मध्य प्रदेश में गरीबी का परसेंट कितना है? तो मध्य प्रदेश में अगर टोटल 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 20 लोग गरीब हैं, मतलब हर 5 में से एक व्यक्ति गरीब है। तो हर 5वां व्यक्ति गरीब में मतलब 20.63% गरीबी है। याद हो जाएगा ये पॉइंट कि मध्य प्रदेश में गरीबी कितनी है? मध्य प्रदेश में गरीबी है 20.63। याद कर लो इस पॉइंट को। फिर अब हम 3-4 कार्यक्रम चला रहे हैं जिनसे गरीबी कम करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 1995 में आई थी, संबल योजना 2018 में आई थी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2014 में आई थी, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 में आई। 4 योजनाओं के साल के साथ उनको रट करके रख लेना, अच्छे से इस पॉइंट को आप सबको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंडेक्स आता है भूखमरी उन्मूलन। भूखमरी में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे? 21वें स्थान पे। तो भूखमरी में मध्य प्रदेश का स्थान 21वां है, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है? 848। और मैंने बताया था कि जब किसी का स्कोर 0 से 49 के बीच में होता है तो वो राज्य आकांक्षी जिला कहलाता है, एस्पिरेंट श्रेणी में। हाँ, तो ये आकांक्षी जिला या आकांक्षी याद रखो, आकांक्षी राज्य कहलाएगा। ठीक है, तो हम दूसरे वाले में आकांक्षी राज्य हैं। भारत में सबसे अच्छे स्थान पर कौन है? केरल है। तो केरल में केले मिलते हैं, केले से भूख मिट जाती है। आपको पता है अगर खाने में रोटी ना मिले तो फिर केला खाने से भूख मिटती है। तो भूख कैसे मिटेगी? केरल से या केले से। तो केले से मिटेगी। तो भूख में कौन सा पहला राज्य रहा? केला। याद रखना, केरल एक ही जैसे ट्यूनिंग है, याद रह जाएगा। पहला जो इंडेक्स था उसका नाम क्या है? गरीबी सबको मिल करके मिटानी है, इसलिए गरीबी में पहले स्थान पर तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर है इंडेक्स भूखमरी। तो भूखमरी में पहले स्थान पर कौन है? भूखमरी में पहले स्थान पर है कौन सा राज्य? केरल। याद रखना, भूख मिटाने के लिए केले खा लो। देश में प्रथम केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, ये कोई काम का नहीं, ये मत रखना। मध्य प्रदेश में 97% लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवरेज किया गया। भैया भूख लगी है तो जो भूखे रह रहे हैं उनको खाना खिलाने के लिए हमने जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, उसमें हम 97% लोगों को खाना दे देते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5,37,00,000 लोगों को, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है 7.26 करोड़, और हम फ्री में खाना खिलाते हैं कितने लोगों को? 5.37 करोड़ को। मतलब केवल 2 करोड़ लोग कमा करके टैक्स भरते हैं, उससे पूरे मध्य प्रदेश का काम चल रहा है। देख लो क्या हाल है। तो 2 करोड़ में भी 2 करोड़ पूरे थोड़ी कमाते होंगे, परिवार का एक व्यक्ति कमाता होगा। 2 करोड़ में से 20 ही लाख निकलेंगे कमाने वाले, तो 20 करोड़ लोग कमाते हैं और सबका पेट भरते हैं, ऐसा काम चल रहा है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो गरीब कल्याण अन्न योजना, उससे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? जो कोविड के बाद आई थी ना, जिसमें 5 किलो अनाज दिया जाता है प्रति व्यक्ति, वो वाली योजना गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न इस योजना से उपलब्ध कराया जाता है। तो दूसरे नाम याद कर लो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 में आई थी। एकीकृत बाल विकास योजना 1975 में, जिसको हम कहते हैं आईसीडीएस। क्या कहते हैं? आईसीडीएस। आईसीडीएस माने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में लाई गई थी। क्यों लाई गई थी? जो छोटे छोटे बच्चे ना, इनको आंगनबाड़ी के माध्यम से खाना बांट करके कुपोषण या गरीबी या भूखमरी को दूर किया जाता है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, ये भी चलाते हैं हम, 2021 में लाई गई दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, ताकि लोगों को 5 रुपए में भर पेट खाना खिलाया जा सके। मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम, जो स्कूलों में नाश्ता मिलता है ना, खाना मिलता है, वो एमडीएम से मिलता है। एमडीएम, मिड डे मील बोला जाता है इसे। वो 1995 में आई थी। ये चारों 5 बातें याद रख लेना। मतलबी
मतलब सबसे कम गरीबी केरल में है। हाँ, मतलब सबसे कम गरीबी केरल में, यही अर्थ निकलेगा मेरे भाई कबीर। अगर ये राज्य पहले स्थान पर है, इसका मतलब सबसे कम गरीबी या भूखमरी, गरीबी नहीं, गरीबी सबसे कम पहला लक्ष्य था, और गरीबी सबसे कम कहाँ है? तमिलनाडु में। सबसे कम भूखमरी कहां पर है? केरल में। दोनों में अंतर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एसडीजे 3 अच्छा स्वास्थ्य और उच्च जीवन स्तर है, उसमें मध्य प्रदेश गया गुजरात राज्य 28 में से 27वें स्थान पर। मध्य प्रदेश के लोगों का बिल्कुल स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं। हमारा देश में 27वां स्थान है, 56 स्कोर के साथ हम परफॉर्मर राज्य हैं। प्रथम स्थान गुजरात का है। देखो, सबसे अच्छा स्वास्थ्य किसका हो सकता है? जो रात में सोए और दिन में जागे। स्वास्थ्य कब खराब होता है पता है? आदमी उल्टे चलते हैं, दिन भर सोते हैं, रात भर जागते हैं, तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो रात का सीधा संबंध है अच्छा होने से। और वैसे भी अब ठंड में है ना, रातें अच्छी लगती है लोगों को, लगती है ना। तो ये अच्छा स्वास्थ्य कब रहेगा? जब आप रात में सोएंगे। तो रात में जब सोएंगे तो रात से क्या हो जाएगा? गुजरात। तो इस तीसरे वाले लक्ष्य में पहले स्थान पर कौन रहा? गुजरात। अभी तक हमने 3 इंडेक्स पढ़े। 3 इंडेक्स में पहले इंडेक्स में पहले नंबर पे तमिलनाडु रहा, दूसरे इंडेक्स में पहले नंबर पे केरल रहा, तीसरे इंडेक्स में तीसरे पहले नंबर पर गुजरात रहा, है ना। मध्य प्रदेश कहीं पे भी पहले नंबर पे है क्या? अभी तक तो नहीं है। आगे देखते हैं। चलो, तो ये वाला पॉइंट हमें क्लियर है। आगे इसी को थोड़ा सा डीप में देख लो। कुल प्रसव में संस्थागत प्रसव प्रतिशत मध्य प्रदेश का है 98.48, क्योंकि स्वास्थ्य का सीधा संबंध किस चीज से होता है? स्वास्थ्य का संबंध सीधा होता है जो प्रेगनेंसी है, बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा पैदा होने के बाद बीमार हो रहा है कि नहीं, इन सब बातों से ज्यादा उसका रिलेशन है। स्वास्थ्य या स्वास्थ्य सुविधाओं से मतलब है। हाँ ठीक है, स्वास्थ्य का स्वास्थ्य सुविधाओं से भी मतलब है और स्वास्थ्य के स्तर से भी मतलब है। देश में प्रथम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, भले मत याद करो इसको, कि कुल प्रसव संस्थागत 98.48 पहुंच गया है। ई संजीवनी योजना 2020 में आई, आयुष्मान भारत योजना 2014 में आई, और दस्तक अभियान पहले शुरुआत की गई 2018 से। उसका अगला वर्जन जो है वो अभी हमने पिछले साल भी बनाया। हर साल हम एक ड्यूरेशन में दस्तक अभियान लगाते हैं। मध्य प्रदेश में 3.58 करोड़ 5-6 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। ये कौन से? डिजिटल आयुष्मान कार्ड है। कार्ड तो टोटल 4 करोड़ जारी किए, लेकिन डिजिटल आयुष्मान कार्ड हमने 3.5 करोड़ जारी किए हैं, और इसमें देश में प्रथम स्थान हम रखते हैं कार्ड जारी करने में। आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 8 लाख परिवारों को 4 करोड़ सदस्यों को आयुष्मान कार्ड बनाकर दे चुके हैं। डिजिटल कार्ड बनाने का डेटा अलग है। डिजिटल कार्ड बनाकर दिए हमने 3.56, और टोटल कार्ड बना करके दे दिए हमने 4 करोड़। तो दोनों में डिफरेंस है ना। आगे यहाँ 9 से 11 महीने की आयु समूह के पूर्ण टीकाकरण बच्चों का परसेंट हमारे 93% है। बीमारी है तो उसके स्वास्थ्य भी, मतलब हमको टीका भी लगाना पड़ेगा ताकि बच्चों को बीमारी से रोका जा सके। तो बीमारी से रोकने के लिए हमने 93% बच्चों को टीकाकरण कर दिया है। ये पॉइंट याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी में और आगे बढ़ो। SGDJ4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 4 किताबें पढ़ी थी ना। मध्य प्रदेश वालों ने 2-3 किताबें पढ़ी। कितनी पढ़ी? केवल 2-3। तो मध्य प्रदेश की रैंक कितनी है? 23 है। ये याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश का स्कोर 49 है। मतलब हम एस्पिरेंट या आकांक्षी राज्य है। आकांक्षी याद किया करो, आकांक्षी राज्य रहे। देश में प्रथम स्थान पर केरल है। भैया सबसे ज्यादा साक्षर लोग कहाँ हैं भारत में? ये बताओ। सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है भारत में? केरल में। तो पहला राज्य कौन होगा चौथे इंडेक्स में? केरल। तो देखो, दूसरे में भी केरल था और पहले चौथे में भी केरल है। तीसरे वाले में अभी हमने देखा गुजरात था, और पहले वाले में तमिलनाडु है। ये हमें याद होते जाए ना, साथ साथ में हमें ये याद करते जाने, एक बर्डन कम होगा। फिर अगले वाले में हम सब पूरे मध्य प्रदेश की सब एक में रैंकिंग याद करा देंगे। चलो
चलो, सीएम राइज स्कूल योजना जो है वो 11 जून 2021 को मध्य प्रदेश में लाई गई थी ताकि मध्य प्रदेश की शिक्षा के स्तर में अच्छा काम कर सके। एकलव्य विद्यालय योजना 12-13 में लाई गई थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2004 में लाई गई थी। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। नॉलेज एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। सेकेंड राज्य था इसमें। और शंखनाद योजना जो है 1997 में आई। गांव की बेटी योजना 2005 में आई। तो ऐसे हमने कुछ योजनाओं से मध्य प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया है। सर, स्कोर का नंबर भी याद करना है। हाँ, स्कोर का नंबर भी याद करना है। मध्य प्रदेश अचीवर है कि परफॉर्मर है कि क्या है वो भी याद करना है। और पहले नंबर पे इसमें कौन रहा वो भी याद करना है। सब कुछ याद करना है। होमा 1% रिस्क नहीं ले सकते हम, और मैं तो लूंगा भी नहीं, और मैं तो याद कराऊंगा। भाई जिसको याद ना करना हो वो रहन देना। मैं तो अपने बच्चों को, मैं तो आप लोगों को 100% मैं अपनी तरफ से कोई छूट नहीं दूंगा। ये पूरा मैं रटवाऊंगा। तुमको रटना है तो रट लेना। तुमको ऐसा लगता है कि नहीं गलत है, नहीं रटने की जरूरत है, तो फिर छोड़ देना। लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं रटवाऊंगा। सर क्या रितुषा, सर योजनाएं भी बहुत ज्यादा है, ये भी याद करना। हाँ, ये याद कराऊंगा बेटा, अभी नहीं, लेकिन ये सब बेसिक चीजें तो बता दो। फिर एक दिन ऐसा करेंगे, सुबह से शाम केवल योजना ही रटेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर हमको आप ही याद कराना। हाँ, तो मैं ही तो करवाऊंगा, तुमसे तो हो भी नहीं पाएगा बेटा, मुझे पता है तुमको बहुत टफ पड़ेगा ये। मैं हूँ, हम कर लेंगे, अपन साथ में मिल करके कर लेंगे। मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर रहूंगा, आप मेन कैरेक्टर बन करके, हीरो आप बनना, मैं आपका सपोर्टिंग कैरेक्टर बन जाऊंगा और याद कर लेंगे। चलो आगे, लैंगिक समानता। लैंगिक समानता जो है उसमें मध्य प्रदेश का स्थान 18वां है। कौन सा स्थान है? 18वां। 48 स्कोर के साथ हम एस्पिरेंट राज्य हैं, और देश में प्रथम स्थान पर नागालैंड है। अब देखो, याद करना है नागालैंड। अब जब लैंगिक समानता होगी तो कोई कपड़े पहने या नंगा घूमे, कोई कपड़े पहने या नंगा घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब लैंगिक समानता आ जाएगी तो फिर कोई कपड़ा पहने या नंगा घूमे, तो नंगा घूमे मतलब नंगा है ना, नंगा। तो ये नंगा घूमे ना, तो नागालैंड जो है वो राज्य का नाम है, ये याद रख लेना। तो 5वें इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन है? नागालैंड। याद हो जाएगा। चलो आगे, देश में प्रथम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। मध्य प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 950 नहीं 56 के लक्ष्य के विरुद्ध 900। हमने लक्ष्य रखा था 950 का, लेकिन हमने लक्ष्य को पूरा करते हुए उससे ज्यादा स्कोर करके बताया। अब मध्य प्रदेश में लैंगिक समानता की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ जन्म के समय लिंगानुपात बहुत अच्छा हो, पूरे भारत में बेस्ट करके दिखाया हमने। परसेंटेज वृद्धि में प्रथम स्थान पर है। वृद्धि प्रथम यूं नहीं है, वृद्धि में प्रथम है। 956 पे लेकर चले गए। पहले कितना था? 927 था 2011 की जनगणना में। लेकिन अब हमने ये जन्म के समय लिंगानुपात है, टोटल लिंगानुपात और जन्म के समय लिंगानुपात में थोड़ा डिफरेंस है। तो आपको ये याद करना है, जब जन्म के समय लिंगानुपात पूछा तो आंसर 956 बताना। प्रधानमंत्री जन धन योजना में महिलाओं खाता धारकों का 50% का लक्ष्य था कि टोटल जितने खाते खुलेंगे उसमें से 50% महिलाओं के खुलेंगे, लेकिन हमने उसके विरुद्ध 55% महिलाओं के खाते खोले। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% के लक्ष्य को मुकाबले में हमने 50% करके दिखाया कि 50% महिलाएं भागीदार होगी। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? लिंग समानता की बात की तो हमने बताया कि हमने मध्य प्रदेश की महिलाओं ने कहां विजय हासिल की, ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम कर लिया। जेंडर बजट की अवधारणा 2007-8 में मध्य प्रदेश में लाई गई थी। लाडली बहना योजना जो अभी बहुत ट्रेंडिंग है 2023 में लाई गई थी। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना ये 2013 में आई थी, ये 2013 की है। लाडली लक्ष्मी योजना 2007 की है। स्थानीय निकायों में 50% पद आरक्षित कर दिए। बहुत कुछ किया मध्य प्रदेश में, तब जाकर के हम 18वें नंबर पे पहुंचे। नहीं तो हम तो 28वें पे थे, सबसे पीछे खड़े थे। अब तो हम जाकर के थोड़ी अच्छी स्थिति पे पहुंचे। तो याद हो गया 5वें में 5 में हमको रैंकिंग याद हो गई। पहले नंबर पे कौन है? पहले लक्ष्य में पहले नंबर पे है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। क्योंकि पहला लक्ष्य है गरीबी, और गरीबी समाप्त करनी है तो मिल करके समाप्त की जाती है। पहला लक्ष्य गरीबी है तो मिल करके समाप्त करो, तो तुम तमिलनाडु मिल करके करो।
2 नंबर पे भूख लगी थी, तो 2 में क्या होता है भूखे, तो 2 में अगर भूखे होते हैं तो 2 नंबर पे भूख लगी तो केले खा लो, तो केला कहाँ मिलता है केरल में, तो केला खा लिया। तीसरे नंबर पे तीसरा क्या होता है अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य कब होता है जब आदमी रात में सोता है दिन में जागता है काम करता है, तो अच्छा स्वास्थ्य तो रात में होता है, तो रात में होता है तो गुजरात में होता है। और चौथे नंबर पे चौथा लक्ष्य जो है वो क्या है 4 किताबें पढ़ी जाती है, बुक बुक माने शिक्षा, तो शिक्षा में पहले नंबर पे पूरे भारत में केरल है ही, हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगले वाले बात है पांचवा जो है वो समानता की बात करता है। कौन सी समानता लैंगिक समानता। लैंगिक समानता कब होगी जब 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 भी होगी तब सब लोग नंगे घूमे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, तो नंगे घूमे मतलब नागालैंड जो है वो हमें याद करना है, क्योंकि पांचों में पहली रैंकिंग याद हो गई होगी सब लोगों को। तो सर एक बार स्कोर और रिपीट कर दीजिए, ठीक है ये स्कोर रिपीट कर देते हैं। मध्य प्रदेश जो है देश में 18वें स्थान पर था, 48 स्कोर के साथ हम एस्पिरेंट आकांक्षी राज्य थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो थोड़ा सा, तो आगे बढ़ोगे तो आप छठे स्कोर पर चले आओगे। यहाँ साफ पानी और स्वच्छता की बात होगी। साफ पानी पीने में हम 16वें स्थान पर है, कहाँ है 16वें स्थान पर है। फिर 87 स्कोर के साथ हम फ्रंट रनर राज्य रहे। क्या रहे फ्रंट रनर राज्य। देश में प्रथम राज्य कौन सा गोवा। तो भैया ये बताओ सबसे साफ सुथरा पानी कहाँ मिलता है, गांव में मिलता है, गोवा में मिलता है, गांव में भी मिलता है और गोवा में भी मिलता है। सोनू आपको याद हो रहा है, नेहा आपको याद हो रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ, सबसे साफ सुथरा पानी कहाँ मिलता है, गांव में मिलता है या गोवा में मिलता है। ठीक है, तो गांव गोवा गोवा गांव याद हो रहा है। छठे स्कूल में हमारा छठे एसडीजी इंडेक्स में हमारा स्थान कौन सा, हमारा स्थान याद करेंगे बाद में, 16वां नंबर है। कितना स्कोर मध्य प्रदेश ने किया 87 स्कोर किया और फ्रंट रनर राज्य नंबर। देश में जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार है, हमने कैसे यहाँ से मकाम हासिल किया। जल जीवन मिशन आया 2019 में, जिसका लक्ष्य था 2024 तक हर एक घर में नल से जल कनेक्शन देना। नर्मदा शिप्रा लिंक हमने 2014 में कर दिया, केन बेतवा लिंक 2005 में कर दिया, बलराम ताल योजना 2007 में आई थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पूरी तरह लागू की गई 2010 में। दोनों साल याद कर लेना, और दोनों बता देता हूँ कि 2007 भी था और 2010 भी था, ये दोनों हैं। बलराम ताल पे जैसा प्रश्न पूछा जाएगा ऐसा आंसर किया जाता है। तो ये हमने छठा इंडेक्स पढ़ा। छठे इंडेक्स में पहले नंबर पे साफ पानी पीने में पहले नंबर पे गांव के लोग होते हैं, तो गांव में साफ पानी मिलता है, तो गांव से गोवा हो गया, गोवा गांव एक ही बात। तो देखो 6 स्कोर थे। पहले नंबर पे कौन है आप कमेंट करके बताओ। पहले नंबर पे गरीबी थी, तो गरीबी को खत्म करने के लिए सब मिल करके काम करें, तो तुम मिलकर काम करो तो तमिलनाडु याद हो गया। फिर दूसरे नंबर पे हम बोले कि दूसरे नंबर पे हमारा लक्ष्य था दूसरा भूख लगे तो केला खा लो, तो केरल उसमें दूसरे स्थान पर। तीसरा लक्ष्य था हमारा, तीसरा क्या अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य कब होता है जब रात में सोते हैं दिन में जागते हैं, तो अच्छा स्वास्थ्य रात में, तो रात में मतलब गुजरात में। चौथे नंबर में हमारा क्या स्कोर था, चौथे नंबर पर शिक्षा होती है, शिक्षा में पहले नंबर पे केरल है। 5वें नंबर पर लैंगिक समानता था, तो लैंगिक समानता में पहले नंबर पे नागालैंड है। छठे नंबर पे आता है कौन सा, छठा जो लक्ष्य है, छठा जो मतलब वो है लक्ष्य, वो है पानी, साफ पानी। साफ पानी मिलता है गोवा में, गांव में, याद हो रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब अगले वाले पे आते हैं 7वें नंबर पे। 7वें था सस्ता मतलब सस्ती ऊर्जा में ले लिया ना, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। देश में 18वें स्थान पर है 90 स्कोर के साथ, फ्रंट रनर राज्य है। देश में प्रथम है आंध्र प्रदेश। तो देखो सबसे सस्ता लोन किसे मिलता है या सबसे सस्ती सुविधाएं किसे मिलती, अंधे लोगों को। अभी जो अंधा है उसको भगवान ने सबसे सस्ती चीजें दे रखी है, उसको तो क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि आईफोन क्या होता है, घड़ी कौन सी आईफोन की घड़ी है कि एप्पल की वॉच, उसको तो घड़ी से मतलब है। तो सबसे सस्ता भी लेगा तो उसके लिए वो चीज वही है, उसको क्या लेना देना कि घड़ी एप्पल की हो कि किस चीज की हो। गाड़ी उसके लिए 4 व्हीलर हो, अल्टो हो, मर्सिडीज हो, वेगनार हो, क्या फर्क पड़ता है उसको, तो उसके लिए सबसे सस्ती चीज जो है वो दे दो भैया। तो सबसे सस्ता क्या होता है, सबसे सस्ता क्या मिलेगा, अंधे लोगों को मिलेगा। तो अंधे में ऊर्जा, तो अंधा जो है उसमें वैसे भी बहुत ऊर्जा होती है,
क्योंकि वो अपनी ऊर्जा का उपयोग ही नहीं कर पाते ना, देख करके, देखने में, सुनने में, इन सब चीजों में उनकी ऊर्जा वेस्ट नहीं होती, तो उनमें बहुत ऊर्जा होती है। तो अंधे में सबसे ज्यादा ऊर्जा, तो ऐसे भी याद रख लो, तो 7वें स्कूल में या 7वें लक्ष्य में हमारा सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश 100% मतलब 100% घरों में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया भाई। पहले तो नहीं बने, लेकिन हमने 100% लोगों को अपने मध्य प्रदेश वालों को दे दिए। इसके लिए क्या क्या चलाया? सौभाग्य योजना 2017 में लाया, सरल बिजली बिल माफी योजना 2023 में लाया, अटल गृह योजना या अटल गृह ज्योति योजना 2013 में लाया, स्मार्ट मीटर 2023 में लाया और उज्ज्वला योजना 2016 में लाए थे। ये सब से हमने मध्य प्रदेश में बिजली को बढ़ावा दिया, तो ये याद रह जाएगा। और आगे बढ़ो, 8वें स्कूल में आते हैं। 7 तक के याद हो गए। पहले में कौन? तमिलनाडु, दूसरे में केरल, तीसरे में गुजरात, चौथे में केरल, 5वें में नागालैंड, छठे में आप लोग गोवा, 7वें में कौन है अभी बताएं? आंध्र प्रदेश है। 8वां अच्छा काम और आर्थिक विकास। अच्छा काम और आर्थिक विकास, ये कौन सा लक्ष्य? 8वां। मध्य प्रदेश का 21वां स्थान है। ये टेंशन मत लो, मैं रटवा दूंगा देश में मध्य प्रदेश का स्थान, उसकी टेंशन मत लो, मैं रटवाऊंगा। 64 स्कोर के साथ हम परफॉर्मर राज्य रहे। क्या रहे? परफॉर्मर राज्य। देश में प्रथम स्थान कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का। तो अच्छा काम कब होता है? जब माता का आंचल होता है ना। हम सबसे अच्छा काम क्या है? माता के आंचल में छुप जाना, है ना। सबसे अच्छा काम क्या होता है? मम्मी के आंचल में छुप जाओ, सुकून मिलता है। तो वो जो सुकून है सबसे अच्छा काम है। यहाँ क्या लिखा है? अच्छा काम, आंचल में छुप जाना, है ना। आंचल में छुपना मम्मी के, तो आंचल में छुपना अच्छा काम है। तो आंचल से हिमाचल है, तो हिमाचल का प्रथम स्थान है, याद रह जाएगा। एसडीजे इंडिया इंडेक्स 3.0 के अनुसार मनरेगा के तहत रोजगार की मांग करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत आयु के अनुरूप रोजगार प्रदान करने में हमने 72% लक्ष्य को प्राप्त किया। मध्य प्रदेश मनरेगा में अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। ये याद रख लेना, छोटी सी बात थी। और आगे बढ़ते हैं, 9वें लक्ष्य पे आते हैं। नोवा है नवाचार। नोवा क्या है? नवाचार। देश में मध्य प्रदेश का स्थान है 25वां। क्या है? 25वां। ये पूछ सकता है ना एग्जामिनर, केवल यहाँ से एक प्रश्न बना देगा। नवाचार रैंकिंग में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तब आपको याद होना चाहिए। तो नवाचार रैंकिंग में मध्य प्रदेश का स्थान 25वां है। 39 स्कोर के साथ हम एस्पिरेंट अर्थात आकांक्षी राज्य हैं। देश में प्रथम स्थान पर है गोवा, है ना। तो देखो नए अचार कब होते हैं? नवाचार जो है वो गांव में बनाए जाते हैं। शहर में तो वो एक डब्बे में पैक किए हुए अचार लेकर आ जाते हैं अपन दुकान से सीधे। नए अचार कहाँ बनाए जाते हैं? गांव में बनाए जाते हैं। गांव में गोवा, गोवा गांव में एक ही कर रखा है ताकि मुझे याद हो जाए। चल नवाचार मिशन, हाँ ठीक है, वो करेंगे। देश में प्रथम स्थान पर केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों से जुड़ी लक्षित बस्तियों का प्रतिशत 99.98 है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हमने 2024 में लॉन्च की। मुख्यमंत्री कौशल योजना 17 में, नवाचार नीति 2022 में, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति 21 में, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2014 की। ये 4-5 योजना अलग से एक बार रीड करो, बाद में मैं इनको रटवाऊंगा, याद कराऊंगा। और आगे बढ़ते हैं। अभी हो सकता है कि आप भूल रहे हो कि पहले नंबर पे कौन सा है। देखो नहीं भूलना है। पहले लक्ष्य में पहले नंबर पे है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। दूसरे लक्ष्य में पहले नंबर पे है केरल। तीसरे लक्ष्य में पहले नंबर पे है मतलब गुजरात, है ना, तो गुजरात है। चौथे लक्ष्य में पहले नंबर पे है केरल। 5वें लक्ष्य में है नागालैंड। आप मन में बोलते हैं ना कि लक्ष्य क्या है? 5वां लक्ष्य क्या है? असमानता, समानता, समानता वाले तो नंगे घूमोगे क्या? छठे लक्ष्य में क्या है? छठा क्या है? छी मतलब स्वच्छ जल। स्वच्छ जल कहाँ मिलता है? गोवा में। 7 पे सस्ता सब मिलता है अंधे लोगों को, तो आंध्र प्रदेश, है ना। 8वें में क्या है? काम। सबसे अच्छा काम है आंचल में छुप जाओ, तो काम मतलब आंचल से हिमाचल, है ना। 9वें नंबर पे नवाचार कहाँ बनते हैं? गांव में, तो गांव मतलब गोवा में, तो गोवा जो है वहां नवाचार बना दो। क्लियर? सबका पहला रैंक याद रह रहा है? हाँ बोलो हाँ, तो याद रह रहा तो मुझे कमेंट करके हाँ बोलो कि हाँ रहता है सर याद में, टेंशन मत लो, आप याद कराओ। और आगे बढ़ते हैं। 10वें लक्ष्य में देश के बीच और भीतर असमानता कम करने की का लक्ष्य था।
मध्य प्रदेश इसमें सबसे पीछे है, 26वें स्थान पर रहा, 54 स्कोर के साथ परफॉर्मर श्रेणी में है। देश में प्रथम स्थान पर गोवा। देखो असमानता और समानता ये दोनों चीजें हैं। भानुमति ने क्या लिख दिए सर, तमिलनाडु, हाँ ठीक है, थैंक यू बच्चा, आपने रैंकिंग लिखी होगी। देश में प्रथम स्थान पर है गोवा। देखो भाई गांव में जो लोग हैं वहां अमीर गरीब ये वो नहीं होता, सब लोग गांव में, आपने देखा अभी शादी है, शादियां हो रही हैं, कल मैं गया था एक गांव में शादी में, सब लोग एक साथ खाना खाते हैं, सब लोग एक साथ खाना खाना शुरू करते हैं, वहां हर आदमी एक ही पंगत में बैठकर खाना खा रहा है, मतलब सब में समानता है। भाई खाना ही तो इस दुनिया में सबसे अच्छा कार्य है, और वो अगर हम सबके साथ कर रहे हैं मतलब हर चीज में समानता है ना। तो गांव में आपने देखा कि सब लोग में समानता होती है, भाई भतीजावाद होता है, तो समानता कहाँ होती है? गांव में होती है। तो गांव में माने गोवा में होती है, तो ये याद रह जाएगा, 10वां वाला जो लक्ष्य है उसमें प्रथम स्थान पर गोवा है, हाँ याद रह जाएगा। चलो आगे बढ़ो, तो 11वां लक्ष्य टिकाऊ शहरी समुदाय विकास है ना। तो 11वें में हम 6वें स्थान पर हैं, 86 स्कोर के साथ हम फ्रंट रनर राज्य में हैं। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, तो सबसे टिकाऊ शहर इस दुनिया का या भारत का सबसे पहला शहर माना जाता है मुंबई, महाराष्ट्र को। किसको? मुंबई को। वैसे तो पहला जो सिटी माना जाता है चंडीगढ़ को माना जाता है, प्लांट सिटी जो है वो चंडीगढ़ था, लेकिन चंडीगढ़ क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए हम राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र मुंबई आएगा। ठीक है, याद रह जाएगा, ये बड़ा आसान है। वो स्मार्ट सिटी हमारे भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा? मुंबई। मुंबई ये तो है, दिल्ली भी है लेकिन दिल्ली मुंबई से छोटा है। मुंबई की संख्या 20 लाख ज्यादा है दिल्ली से, है ना, दिल्ली से 20 लाख की ज्यादा है लेकिन है। आगे बढ़ो, एसडीजे 12, एसडीजे 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग करने में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है ना। 92 स्कोर के साथ फ्रंट रनर श्रेणी में हम शामिल हैं। हमने कहा था ना 12वें में हमारा स्कोर सबसे ज्यादा है, 100 में से 92 नंबर है ना, और हम फ्रंट रनर राज्य हैं। देश में प्रथम स्थान पर 3 पूरी। देखो जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनको अगर 4 पूरी दे दोगे तो 3 पूरी खा लेंगे और एक अपने बच्चों के लिए या पशुओं के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए बचा देंगे, ये उसको देनी है। तो जो 3 पूरी खाता है वो सबसे जिम्मेदार है, 3 पूरी की पूरी खा जाता है, 3 में से 1 बचा देता है कि ये मुझे दान करना है, धर्म करना है, कुछ अच्छा काम करना है, वो जिम्मेदार। तो जिम्मेदार लोग 3 पूरी खाते हैं, याद हो जाएगा। अगले 13वें में जलवायु परिवर्तन में मध्य प्रदेश का 15वां स्थान है, 163 स्कोर के साथ परफॉर्मर राज्य है। प्रथम राज्य जो है वो सिक्किम, जलवायु परिवर्तन है ना। तो अगर जलवायु बदली और बहुत ठंड पड़ गई तो आपको सेक देगी। ठंड में बहुत सारे लोग सिक जाते हैं ना, ठंड लगती है ना दाल पे या कहीं पे भी तो सिक जाते हैं ना। वैसे तो गर्मी में भी बहुत ज्यादा लू चलती है तो सिक जाते हैं, ठंड में भी बहुत ठंड लगती है तो सिक जाते हैं ना। तो चलो, और ठंड में वैसे भी हम जलवायु परिवर्तन हो तो सब चीजें सेक कर खाते हैं ना, खाते हैं कि नहीं खाते? चलो, पर्यावरण मानकों का अनुपालन करने वाले उद्योगों का प्रतिशत मध्य प्रदेश में 98% है, जबकि भौगोलिक क्षेत्र में के प्रतिशत के अनुरूप वन आवरण क्षेत्र जो है वो 25.14 है मध्य प्रदेश का। अंकुर अभियान हमने 2024 में चलाया। जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल भारत सरकार का बना। मध्य प्रदेश में सांची को सोलर सिटी 2023 में बनाया गया। इन सब प्रयासों से मध्य प्रदेश को जलवायु के समझौता या जलवायु अच्छी हो मध्य प्रदेश की, ऐसे करने का प्रयास किया गया। और आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पॉइंट आते हैं, पानी में जीवन। यह मापदंड केवल तटीय राज्यों पर लागू हुआ तो मध्य प्रदेश तो तटीय राज्य है नहीं, प्रथम स्थान उड़ीसा का। किसका है? प्रथम स्थान उड़ीसा का। तो 14 बहुत याद रखने की जरूरत नहीं, अपने मध्य प्रदेश में प्रश्न नहीं बनेगा यहाँ से। 15 भूमि पर जीवन, भूमि पर स्थान है अपना छठे नंबर पे है ना। भूमि पर जीवन कौन सा राज्य स्कोर है अपना? 6वां। हमारा स्कोर 90 है, 90 के साथ हम फ्रंट रनर राज्य है। पहले स्थान पर झारखंड है। तो भूमि पर क्या होता है? झाड़ियां उग जाती है ना, झाड़ी उग जाती है। तो पहले भूमि पे क्या उगेगी? झाड़ियां, झाड़ी घास ये सब भूमि पे उगेगा ना, उगता है कि नहीं? सुरेंद्र क्या कह रहे हैं? एमपी की जलवायु बेस्ड है, फिर भी 1 नंबर पे। भाई यहाँ जलवायु किसकी कैसी है इसका आकलन थोड़ी होता है,
जलवायु को बेस्ट रखने के लिए हमने क्या प्रयास किए, इसका आकलन होता है। सुरेंद्र, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि मध्य प्रदेश की जलवायु बेस्ट है, फिर भी मध्य प्रदेश की रैंकिंग खराब क्यों है, क्योंकि उस जलवायु को बेस्ट बनाने के लिए हमने क्या प्रयास किए, इस बात पे हमको रैंकिंग मिलती है, ये प्रयास पर रैंकिंग मिलती है। क्लियर है? भूमि पर जीवन में हमारा झारखंड प्रथम है, तो भूमि पर क्या उगती है, झाड़ियां, तो झारखंड प्रथम हो जाएगा। फिर शांति वाले में 16वें स्थान पर है, तो हमारा 16वें में 16वां स्थान। याद रखना, 16वें इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान 16, 73 स्कोर के साथ फ्रंट रनर राज्य, देश में प्रथम राज्य गुजरात। ठीक है, शांति हो जाती है ना, देखो जैसे ही रात होती है सब शांत हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? रात में क्या हो जाता है, सब शांत हो जाता है, मामले आवाज ही नहीं आती रात में, क्योंकि सब ठंड में दुबक कर बैठ जाते हैं काम रजाई में, है ना। केंद्र शासित प्रदेश भले याद मत रखो। आगे 17वां लक्ष्य, इस लक्ष्य इंडेक्स में शामिल नहीं किया गया क्योंकि राज्यों द्वारा पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे, ये भी हमें याद रख लेना है। एक छोटी सी बात और थोड़ा सा आगे और बता दूं, नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड और केरल शीर्ष राज्य रहे, लेकिन अगर रैंकिंग में नंबर देखा जाए तो पहले नंबर पे केरल बताना है आपको। उत्तराखंड को भी 79 नंबर मिले, केरल को भी 79 नंबर मिले, लेकिन अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाएगी तो पहले रैंक मिली केरल को, दूसरी रैंक मिली उत्तराखंड को, याद रह जाएगा, तीसरी तमिलनाडु, चौथी गोवा को। 4 राज्य याद कर लो शुरू के, केरला, उत्तराखंड, तमिलनाडु और गोवा, है ना। उत्तराखंड देखो पहले नंबर पे कौन है, केरल है, केरल का हमने के याद किया, उत्तराखंड का यू याद किया, ठीक है, तमिलनाडु का टी याद किया और गोवा का जी याद किया, है ना। ठीक है, ये याद रहेगा, इतना छोटा सा पॉइंट है। और एक बात याद कर लो, चलो ये एक बात क्या है, सारे जो 17 राज्य हमने याद, सारा 17 लक्ष्य याद किए, उसमें पहले नंबर पे कौन सा राज्य है, हमने देखो 4 स्टेप में इस पॉइंट को बांटना है। पहली स्टेप में आप लक्ष्य 1 का नंबर क्या है, उसमें लक्ष्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर आता क्या है, लिखा क्या हुआ है, वो लिखना है। पहला एक, अच्छा एक क्या होता है, एक गरीब होता है, एक गरीब, 2 भूखे होते हैं, 3 में क्या होता है, 3 अच्छा होता है, 4 में क्या होता है, 4 किताबें पढ़नी है, 4 में शिक्षा है, 5 में समानता है, समानता, 6 में छी कर लो तो जल आ जाएगा, 7 में सस्ता हो जाएगा, सस्ती ऊर्जा हो जाएगी, सस्ती ऊर्जा, 8 में काम कर लो, 9 में नवाचार कर लो, 10 में क्या हो गया, 5 का उल्टा असमानता, फिर 11 में क्या हो गया, एक शहर और समुदाय, शहरी समुदाय, 12 में जिम्मेदारी निभा लो, और 13 में शांति, 13 में क्या है, जलवायु। ये इतना हमने पहले याद कर रखा है। पहले नंबर पे किस राज्य की रैंकिंग रही वो हम याद करते हैं। इसकी एक लिस्ट बनाओ, अपनी कॉपी में ये लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए, अलग से बना लो ना याद करने वाली कॉपी में। एक गरीबी में सबसे गरीबी हम जब मिल करके समाप्त करते हैं तो तमिलनाडु आता है। भूख हमारी मिटाते हैं केले, अच्छा नींद, अच्छा स्वास्थ्य कब होगा, जब हम रात में सोते हैं, तो गुजरात में सोते हैं, तो गुजरात याद हो जाएगा। भूख पड़ता है केरल सबसे ज्यादा। समानता हो गई तो क्या नंगे घूमे, नंगालैंड, ये याद हो जाएगा। 6 नंबर पे जल सबसे अच्छा मिलेगा गोवा में। फिर सस्ती चीजें काम में किनको मिलती है, अंधे लोगों को, तो आंध्र प्रदेश। काम, सबसे ज्यादा काम हम, सबसे अच्छा काम कौन सा है, मम्मी के आंचल में छुप जाना, तो हिमाचल याद हो जाएगा। नवाचार गोवा वाले खाते हैं, गांव वाले खाते हैं। असमानता, ये आ गई असमानता। भाई असमानता कहाँ है, ये यहाँ से आपको ऐसे आपको एक टेबल बनाना है और अपने खुद के लिए पूरा का पूरा कंटेंट याद करके रख लेना है। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट जो इस टॉपिक को आज पढ़ लिए हैं, वो ऐसे गलती से भी ये गलती मत करना कि हम याद आज रहे हैं, याद कल कर ले। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने आज ही या एक भी बार अपने जीवन में पालन किया, समझ लो कि आप अपने लक्ष्य से थोड़ी दूर पीछे हट गए हो। मतलब हमारा लक्ष्य ये, हम फिर पीछे यहाँ आ गए हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। उमा, भानु, देवेन, जितने भी स्टूडेंट सब देख रहे हैं, अंकिता, दिव्या, सबको ये आज याद करना है। देवेन, भानु, आपको सबको
ये कंटेंट रट्टा मार करके, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जनरली मैं ये रट्टाफिकेशन शब्द यूज करता नहीं हूं। हमने याद करने के लिए अपना खुद का एक अलग प्रोसेस बनाया हुआ है ना। इमरत लाल, प्रियंका, आप लोग कभी कभी मैसेज कर लिया करो रे। श्रेया, आप सब लोगों को अच्छे से ये पूरा का पूरा कंटेंट घोट मारना है, अच्छे से याद कर डालना है। ऐसा ना हो कि हम पढ़ आज रहे हैं, याद कल कर रहे हैं, पढ़ आज रहे हैं, बाद में रात को याद कर लेंगे, ये सीन हो ही नहीं। इस लेक्चर में अभी 15 मिनट बचेंगे, अगली क्लास शुरू होने में 15 मिनट बच जाएंगे। तो आपको ये करना है कि केवल और केवल इस कंटेंट को अपनी कॉपी में सही तरीके से जमा करके, लिख करके याद कर लो। पीडीएफ तो मैं दे ही रहा हूं, पीडीएफ में कोई समस्या नहीं है, लेकिन पीडीएफ कोई काम की नहीं होती, क्योंकि धीरे धीरे कंटेंट ना इकट्ठा होते होते इतना हो जाएगा, 100 पीडीएफ हो जाएंगे। क्या करोगे 100 पीडीएफ? पढ़ पाओगे तुम सच में भी 100? इसलिए अपनी वो जो कॉपी बना रहे हो ना, याद करने वाली कॉपी, उस पर फोकस करो। चलो अभी क्लास यही खत्म करते हैं। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। कल एक और चैप्टर पढ़ेंगे हम, एसडीजे का स्थानीयकरण, जब हम पंचायतों में एसडीजे पढ़ेंगे। सब लोगों को विशेष धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत। आने वाली वो स्पेशल वाली क्लास नहीं हो पाई, वो कल हम कर लेंगे। आज आप इसी पॉइंट को अच्छे से याद कर लें। चलो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।